Hi, hello, namaskar. Welcome to our Ranks Team channel. Today in this video we are going to cover HTML in one shot, and in last we'll create one project which you can add in your resume or you can upload on your GitHub. By the end of this video you will have a good knowledge of HTML because we'll do the practice also along with learning. Then you guys will able to understand in more clear way. After that there will be a task for you to complete so that you can understand how to implement your knowledge where you write the solution of the task, then add it in the comment section and I will review your answer in the next video. So let's start. First of all, we'll set up our Visual Studio. That video is already covered for installation process. The link of the full installation video has been given in the description and the downloading link of Visual Studio has been added in the description. You can download it from there also. सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि HTML क्या होता है। तो HTML डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ वेब कंटेंट। तो HTML एक स्ट्रक्चर है और वो जो भी कंटेंट हम यूज करना चाहते हैं, वेब पे जो भी कंटेंट डालना चाहते हैं, वो सारे कंटेंट को बारी बारी से हम सारा कुछ उसमें लिखते हैं। इट्स यूज टू टेल वेब ब्राउजर हाउ टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले अ वेब पेज। अपने वेबसाइट को, अपने वेब पेज को कैसे फॉर्मेट करना है और किस तरीके से डिस्प्ले करना है अपने वेब ब्राउजर पे, वो हेल्प करता है HTML हमें कैसे डिस्प्ले कराना है हमारे वेब पेजेस को दिखाने में। फॉर एग्जाम्पल, HTML कैन बी यूज टू डिफाइन हेडर्स, पैराग्राफ, लिंक्स एंड इमेजेस। HTML also allows users to add hypertext to text and images, videos and audio to be a web page. हम अपने HTML वेब पेज में हेडर्स डाल सकते हैं, पैराग्राफ डाल सकते हैं, लिंक, इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं। उसमें जितनी भी फंक्शनैलिटी हो सकती है वो डाल सकते हैं। JS के हेल्प से CSS डाल सकते हैं। हमारा वेब पेज किस कलरफुल कैसे दिखना चाहिए वो डाल सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट्स। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कि होता है HTML टैग, हेडर टैग, बॉडी टैग। HTML टैग हम हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन को कवर करने के लिए प्रॉपर HTML जहां से हमारा ओपन होता है, ये ओपन HTML टैग है। यहाँ पे क्लोजिंग टैग है HTML का। फिर हेड टैग है और हेड का क्लोजिंग टैग सिर्फ हेडर सेक्शन के लिए ही होता है। तो हेड में हम टाइटल डालते हैं। टाइटल हम इसलिए डालते हैं कि वेब ब्राउजर जहाँ पे हम सर्च करते हैं ऊपर में जो भी लिखा आता है, जैसे हम गूगल सर्च करते हैं तो ऊपर में गूगल लिखा आता है, वैसे हम क्या चाहते हैं कि हमारा वेब पेज जब लोड हो तो ब्राउजर पे किस नेम से सर्च होना चाहिए। फिर हम बॉडी का ओपन टैग, बॉडी का क्लोज टैग। बॉडी के अंदर जितने भी कंटेंट हमारे, वो सारा कुछ बॉडी के अंदर जाता है। अब चलते हैं अपने VS कोड पे। यहाँ पे आप अगर एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करोगे तो हमें दो चीज़ें आती हैं। इसको एमेट एब्रिविएशन बोलते हैं, जिसमें हमें ये बॉयलर प्लेट कोड मिलता है। इसके हेल्प से आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ, ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ गया। यहाँ पे आपका ऑलरेडी हेड टैग लिख के आया है, बॉडी टैग आया है, HTML टैग आया है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक रेडीमेड बॉयलर प्लेट कोड है जो हमें किसी भी डेवलपर को हेल्प करता है। किसी भी वेबसाइट को ईजिली डेवलप करने में हमें छोटी छोटी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती। तो हम स्टार्टिंग करेंगे शुरू से, तो ये सब चीज़ें अभी हम हटा देते हैं। हम बेसिक से एक चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप आप लिखो या मत लिखो चलेगा, वो ये हम कर दिए। तो सबसे पहले हमें HTML टैग लगाना होता है जो कि हमारा ओपनिंग टैग होता है। यहाँ पे अभी एक वापस से रेफरेंस आ रहा है हमारे VS का। ये यूज़फुल है, हमें VS कोड ये बहुत यूज़फुल चीज़ें प्रोवाइड करता है। अभी आप इसको क्लोजिंग टैग दोगे तो ये खुद से तो नहीं आया, तो इसलिए आपको क्लोजिंग टैग यूज़ करना है ताकि ये खुद से आ जाए।
अभी HTML टैग के बाद हमें क्या यूज़ करना था, हमें हेड टैग यूज़ करना था और हम ये क्लोज किए और इसका भी क्लोजिंग टैग खुद से आ गया। हेड टैग के अंदर हम क्या डालते हैं, हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल होता है जो हमें आप ऐसे देख सकते हो। अगर हम कोई भी साइट यूज़ करते हैं लाइक ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यहाँ पे देखो ये क्या सर्च करके आ रहा है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ये हमारा टाइटल होता है। तो हम वो टाइटल यहाँ पे लिखते हैं। वेबसाइट, माय फर्स्ट वेबसाइट। हेडिंग टैग के बाद हमारा बॉडी होता है जिधर हम अपना सारा कंटेंट डालते हैं। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड ऑलमोस्ट रेडी है। अभी देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या होता है, इसको हम करते हैं Ctrl+X। ये क्या, ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है। कमेंट सेक्शन हम कैसे देते हैं, ये क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इस तरीके से हम कमेंट दे सकते हैं। तो हम डिफरेंसेस देखेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन बॉयलर प्लेट कोड एंड आवर रिटन कोड। ये डिफरेंस देखो, डॉक टाइप HTML मीन्स हमारा जो फॉर्मेट लिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट टाइप का है। HTML lang en मीन्स हमारे डॉक्यूमेंट्री को एक तरीके से समझाने के लिए कि हमारा लैंग्वेज कौन सा है, हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि हमने अपने नॉर्मल कोड में नहीं लिखा है, ये एक्स्ट्रा है। हेड हमने इधर यूज़ किया है। फिर यहाँ पे मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, ये सब चीज़ें हम बाद में देखते हैं। टाइटल, डॉक्यूमेंट, हमने यहाँ पे टाइटल, अगर मैं इसको लोड करूँ तो डॉक्यूमेंट उधर वेबसाइट पे जो ऊपर में नेम होता है वो डॉक्यूमेंट दिखेगा। इसको करेंगे तो माय फर्स्ट वेबसाइट दिखेगा। इधर क्लोजिंग टैग आया हेड का, फिर बॉडी है और HTML है, दैट्स इट। तो हम ने वापस ये कोड में आ जाते हैं, ये हमारा हो गया। तो हमारा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम टेक्स्ट मार्कअप क्या होता है। तो टेक्स्ट मार्कअप के लिए हम देखेंगे टेक्स्ट मार्कअप में हमें कौन कौन से टैग्स यूज करने होते हैं। तो हमारे पास P टैग है, H1 to H6 टैग है, A स्ट्रॉन्ग, EM, I, B, U, इस तरीके से हम सारे टैग्स को यूज करके देखेंगे कि ये टैग यूज कैसे करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो चलते हैं हम अपने VS पे। यहाँ पे अगर हम H1 to H6 टैग्स के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि H1 to H6 हमें प्रायोरिटी बेस्ड हेडिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। कोई मेन हेडिंग देना है तो हम H1 टैग यूज करेंगे। उससे अगर कम प्रायोरिटी का कोई सब हेडिंग है तो हम H2 यूज करते हैं। फिर उससे अगर कोई कम प्रायोरिटी का सब हेडिंग है तो हम H3 यूज करते हैं। उसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं हम H6 तक। अगर हम लाइव एग्जांपल देखें तो हम आते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि यूज कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले ओपन टैग लेंगे हम, उसके बाद H1 लिखेंगे, क्लोज किया इसको और यहाँ पे हम लिखते हैं रैंक्स टीम। और इस तरीके से अगर हम कॉपी पेस्ट करें इसको तो देखो ये क्या आ जाएगा। और अगर हमें सेम कर्सर बहुत सारे जगह पे लाना हो और एक बारी में ही अगर एडिट करना तो वो हम कैसे करते हैं, एक जगह पे क्लिक किया, दूसरे जगह पे हमें अल्ट क्लिक करना है तो हमारा 2 कर्सर आ गया, इसको बैक किया और हम 3 टाइप करते हैं। तो आपको जितनी बार सेम जगह पे कर्सर चाहिए आप उतनी बार अल्ट प्लस क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम अपने वेबसाइट पे कि ये रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि H1 टैग हमारे मेन हेडिंग के लिए होता है, उसके बाद प्रायोरिटी बेस्ड सब हेडिंग के लिए वैसी बारी बारी से हम H3, H4, H5, H6 यूज करते हैं।
अब हम देखते हैं कि पी टैग क्या होता है। तो पी टैग हम मेनली पैराग्राफ लिखने के लिए यूज करते हैं। अगर हमें कोई वेबसाइट पे किसी चीज के बारे में कंटेंट लिखना है, अबाउट लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है या किसी टॉपिक को एलोबोरेट करना है, तो हम वो कैसे करते हैं? तो हम वो पी टैग के हेल्प से करते हैं। पी फॉर पैराग्राफ। तो ओपन टैग लेते हैं हम, पी क्लोजिंग टैग के बाद हम देखेंगे कि स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। अगर हमें 20 वर्ड्स का कोई स्टेटमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत टाइप करना पड़ेगा। अगर कोई डेमो वेबसाइट अगर हमें बनाना हुआ तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉरेम 20 एंटर। तो हम देख सकते हैं कि हमारा 20 वर्ड का एक स्टेटमेंट लिख के चला आया। इसको हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे। तो अब हम देखते हैं ये हमारे वेबसाइट पे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देखो, ये हमारा पैराग्राफ लिख के आ गया। इसके बाद हम दूसरे टेक्स्ट मार्कअप टैग्स को देखते हैं। तो यहाँ पे वापस से एक हम पी टैग लेते हैं, लॉरेम 6 एंटर। तो हमें एक 6 वर्ड का स्टेटमेंट लिख के आया। अब हमारे पास एक टैग होता है बी टैग। बी हम बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं। इसको इस तरीके से यूज करते हैं हम, बी। तो ये हमें देखो कैसे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ये देख सकते हो हमारा रैंक्स टीम बोल्ड होकर के आ रहा है। उसी तरीके से अगर हमें इटैलिक यूज करना हो तो हम कैसे यूज करते हैं, ये देखो, इसको कॉपी करते हैं, हम नीचे पेस्ट करते हैं। इटैलिक, आई फॉर इटैलिक। तो हम देखते हैं हमारा वेबसाइट कैसे दिख रहा है अभी। ये देख सकते हैं आप, रैंक्स टीम हमारा इटैलिक होके आ रहा है। सेम उसी तरीके से अगर हमें अंडरलाइन यूज करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी किया, एंटर, कंट्रोल वी। ये हमारा यू फॉर अंडरलाइन हो गया। सेम अगर हमें सबस्क्रिप्ट यूज करना हो तो हम कैसे करते हैं, तो अगर हमें कोई भी मैथमेटिक टर्म्स या किसी भी ऐसे चीजों को यूज करना है जिसपे हमें पावर देना है, तो फिर हम कैसे यूज करते हैं इसको, इस तरीके से यूज करते हैं। आप देख सकते हैं x टू द पावर 2 आ चुका है इधर। फिर उस तरीके से हम सबस्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट को कैसे हम देखते हैं, वो सबस्क्रिप्ट के लिए हम sub यूज करते हैं, टैग। अब देखते हैं हमारा रिफ्लेक्ट होके क्या रहा है वेबसाइट पे। एक्स के नीचे में इस तरीके से 2 आया। अगर वैसे ही एक्स सबस्क्रिप्ट एन चाहिए, एक्स सबस्क्रिप्ट जेड चाहिए, तो जो भी मैथमेटिकल टर्म है या एल्गोरिथम हम यूज करते हैं उसमें अगर हमें ऐसी चीजें यूज करने, तो हम इस तरीके से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ए टैग हम यूज क्यों करते हैं। ए टैग हम किसी भी लिंक को अपने वेबसाइट में लिंक अप करने के लिए यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं हम यूज करते हैं कैसे ए टैग को। सिंपली ए टैग का एक ओपन टैग लगाया, एक क्लोज टैग लगाया। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमें वेबसाइट पे शो करना होता है, देखते हैं हम कैसे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ए टैग हम यूज कर चुके हैं। ए टैग के बाद हमें जो रिफ्लेक्ट कराना होता है वेबसाइट पे, वो हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखते हैं। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं H1 H2 टैग्स में, जितने भी प्रीवियस टैग्स हमने यूज किए हैं। तो यहाँ पे हम गूगल लिखते हैं। और जो हम यहाँ पे अभी देखो एक टेक्स्ट आ गया है गूगल। इसको अब हम लिंक कैसे टाइप करते हैं वो देखते हैं, लिंक इसमें ऐड कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे लिखते हैं एच आर ई एफ हम किसी भी लिंक को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। एंटर किया। यहाँ पे हम लिखेंगे अब गूगल का वेबसाइट हम डालते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एच में हम वो लिंक डाल रहे होंगे जहाँ पे हमें नेविगेट कराना है। अगर कोई यूजर गूगल पे क्लिक करता है तो यूजर जब गूगल पे क्लिक करे तो उसको कौन से पेज पे नेविगेट करवाना है हमें, हम वो लिंक एच में डालते हैं। तो देखते हैं अब हम अपने पेज पे, हमारे वेबसाइट पे कैसे रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे गूगल जो हम दिखाना चाह रहे थे यूजर को, वो दिख रहा है। और इस पे क्लिक करने पे हमें जहाँ पे नेविगेट कराना चाहिए वो हम अपने एच में डाल चुके हैं। तो ये देखो, यहाँ पे नीचे में वो लिंक भी दे रहा है जो हमने एच पे डाला है। गूगल पे क्लिक करेंगे तो हमें नेविगेट करके जिस लिंक पे हमें नेविगेट कराना था यूजर को, हम नेविगेट करा सकते हैं। सेम एज एक मार्क टैग होता है। अगर किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी वर्ड को अगर हमें हाईलाइट करना है तो वो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। तो हम किसी भी वर्ड को हाईलाइट कराने के लिए हम मार्क टैग का यूज करते हैं। हम देखते हैं अपने वेब पेज पे कि हमें कैसे दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप कि रैंक्स टीम हमारा हाईलाइट होकर के आ रहा है।
और भी हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट मार्कअप टैग्स है। उसमें से एक दो हम और देखते हैं कि हम कैसे और टैग्स को यूज कर सकते हैं। तो हम स्ट्रॉन्ग और एक EM टैग को देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग टैग को देख सकते हो आप कि ये बोल्ड तरीके से आ रहा है। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग हमें क्या समझ में आता है? द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, सीरियसनेस और अर्जेंसी फॉर इट्स कंटेंट्स। तो अगर किसी कंटेंट में हमें कोई ऐसे वर्ड यूज करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंटेंट के लिए, हमें हाईलाइट कुछ चीज करना है जो वेब पेज पे एक यूजर को दिखा सके कि वो हमारे वेब पेज पे एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, तो हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट मार्कअप का टॉपिक खत्म होता है। तो अब हम देखते हैं लिस्ट क्या होता है। लिस्ट में हम देख सकते हैं UL डिफाइंस एन unordered list, OL defines an ordered list, LI defines a list item। तो अब हम लाइव एग्जांपल देखेंगे। चलते अपने VS कोड पे, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। आप कंट्रोल/ से डायरेक्ट कमेंट आउट कर सकते हो। देखते हो, so we using h2 tag UL LI ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। लिस्ट जो होता है वो हम हर जगह लिस्ट ही यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे लाइक अगर हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करना है तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं UL, और ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करना है तो OL। बट इसके अंदर का जो कंटेंट होता है वो LI में ही हम, अगर आप ये ओके तो करते कॉपी बॉडी HTML टैग, ठीक है। ये देखो हमारा आ गया। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमें नंबर प्रोवाइड नहीं होता है, और एन ऑर्डर्ड लिस्ट में हम 1 2 3 ऐसे करके जितने भी डालेंगे वो हमें ऑर्डर्ड वाइज आएगा। और हम ऑर्डर्ड में क्या क्या कर सकते हैं, लाइक ऑर्डर्ड हो या फिर अनऑर्डर्ड हो, उसमें हम लाइक स्टाइल डाल सकते हैं। CSS में स्टाइल आता है, बट CSS हम बाद में वो प्रॉपर सीखेंगे। आप बस इतना समझ के चलो कि हम यहाँ पे नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमें सर्कल आ रहा है तो हम इसको स्क्वायर में कर सकते हैं, नन कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो देखो ये कैसा होता है। स्टाइल ये हम सीखेंगे बाद में अच्छे से, इसके लिए आप टेंशन मत लो। लिस्ट स्टाइल टाइप, यहाँ पे देख सकते हो आप, हमें सर्कल आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, डेसिमल रीडिंग 0, डिस्क, जॉर्जियन, स्क्वायर, नन, आप सब यूज करके देख सकते हो। लाइक अभी हम पहले स्क्वायर यूज करते हैं, तो ये देखो अब हमें ये स्क्वायर में आ रहा है, देख रहे हो। वैसे आप फन कर सकते हो, बार बार ट्राई करो और मजे करो। फिर आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज कर सकते हो। अभी हम देखते हैं DL DT DD क्या होता है। तो इसको हम करते हैं कमेंट आउट और यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा हो चुका है, देखते हैं क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है हमें। देखो जनवरी 1st मंथ, फरवरी 2nd मंथ, मार्च 3rd मंथ। अगर इस तरीके का हमें चाहिए होता है तो हम DL DT DD यूज करते हैं। आप देख सकते हो DL क्या है। द DL एलिमेंट रिप्रेजेंट्स एन एसोसिएशन लिस्ट कंटेनिंग ऑफ 0 और मोर name values groups. A description list, DL stands for description list. A name value group consists of one or more names followed by one or more values, ignoring any nodes other than DT and DD elements within a single DL elements. There should not be more than one DT elements for each time. हम सिर्फ एक सिंगल आइटम ही डाल सकते हैं DT में। ये नहीं कि बारी बारी से हजारों DT एक बार डाल दिया, क्योंकि हर एक DT का एक DD होना जरूरी है। The DT element represents the term or name part of term description group in a description list. तो DL हमें क्या देता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट देता है। फिर हम देख सकते हैं कि DT क्या है। हाँ, DD देखते हैं। The DD element represents the description, definition or value part of term description group in a description list. DL element.
इमेजेस। तो हम इमेज कैसे डालते हैं? इट इज वेरी इजी, जस्ट वी हैव टू टाइप img, देन हमें सोर्स देना है, दैट्स इट। तो हम सोर्स कहाँ से दे सकते हैं? तो फर्स्टली आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी इमेज लेते हैं, मानो हम ये इमेज लेते हैं, सेव इमेजेस किया, और ये हम सेव कहाँ करेंगे? अपने फोल्डर में, लाइक डेस्कटॉप मेरा बेंच प्रोजेक्ट में था, बेंच प्रोजेक्ट में गए, प्रैक्टिस खोला, यहाँ पे हम सेव करते हैं, हैकर नेम से सेव कर दिया मैंने। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम सोर्स में हैकर डाल रहे हैं, तो हमें ये आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैंने ये यूज किया, अभी देखो कि आपको क्या रिफ्लेक्ट करेगा, ये देखो हमें इमेज आ गया। तो आप इमेज के साथ क्या कर सकते हो, जब हम बहुत कोई बड़ा वेबसाइट बना रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि इमेजेस लोड होने में बहुत टाइम लगता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि अगर इमेज लोड होने में वक्त लग रहा है तो उस लोडिंग से पहले आपको व्यूअर्स को अपने पेज पे उस इमेज की जगह पे क्या दिखाना है, तो आप अल्ट डाल करके लोगो लिख दो। तो अभी तो ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है ना, तो कैसे आपको शो करेगा, लाइक कैसे दिखाओ, देखते इसको रिमूव करके कि ये क्या शो करता है। हाँ देखो ऐसा लोगो शो कर रहा है ना। तो अगर आप वेबसाइट लोड होने में टाइम लगता है तो फिर व्यूअर्स को ये दिखेगा। तो ये अभी हम नहीं देख सकते, लाइक क्योंकि अभी हमारा बहुत छोटा सा पेज है ना, तो हम ये नहीं देख पाएंगे। आप इसके साथ साथ इमेज का विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हो, लाइक यहाँ पे हमने अल्ट डाला है, इसके बाद हम विड्थ डालते हैं और विड्थ डालते हैं 200 और हाइट डालते हैं 100। अब देखो ये चेंज हो चुका है, आपको ये डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको बड़ा करके देखते हैं। ये देखो अभी ये डिफरेंस हम देख पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा हो चुका है। तो हम इमेज टैग में ही इसका विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हमारा वेबसाइट बहुत बड़ा है और लोड होने में इमेजेस टाइम लगे तो फिर हमें व्यूअर्स को क्या दिखाना है हम वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको विड्थ की वैसे जरूरत नहीं है, देखो हटाया हमने। हाइट देखो, ये एज यूजुअल जब हाइट सेट करते हो ना तो ये विड्थ ऑटोमेटिकली हमें आ जाता है। अब उसके हिसाब से अगर आपको विड्थ में चेंजेस चाहिए तो आप विड्थ तब सेट करो, वरना सिर्फ हाइट में ही रहने देते हैं। अब हम देखते हैं हमें इमेज के बाद क्या पढ़ने का है। हमें अब पढ़ना है लिंक्स एंड नेविगेशन। क्रिएट हाइपरलिंक्स हम ए पढ़ चुके हैं कि हम ए क्यों यूज करते हैं। आपको याद होगा ए हम लिंक एड अप करने के लिए ए का यूज करते थे। और नैव क्या होता है, डिफाइन नेविगेशन लिंक्स। तो नैव क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो हम यहाँ पे ए यूज कर चुके थे कि ए कैसे हम यूज करते हैं। अब नेविगेशन लिंक का देखेंगे कि नेविगेशन लिंक का क्या कैसे करते हैं। तो नेविगेशन लिंक देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम एक ए टैग डालते हैं, ये किया, और यहाँ पे हम हैकर लिखते हैं, यहाँ पे हम लिंक देंगे और लिंक के अंदर हम ऐसा लिखते हैं। तो अब इस पे अगर आप जाओगे ना, इसको कंट्रोल क्लिक करो तो ये देखो कहते हैं ये अनेबल टू ओपन hacker.html, द एडिटर कुड नॉट बी ओपन बिकॉज द फाइल वॉज नॉट फाउंड। तो हमने ऐसा कोई फाइल बनाया ही नहीं है तो वो हमें नेविगेट ही नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे। अब ये देखो हमारा hacker.html आ चुका है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक्सक्लेमेशन देते हैं और एमिट एब्रिविएशन से हम ये बॉयलर कोड ले आए। बॉयलर कोड के बाद हम h4 टैग लेते हैं और यहाँ पे हैकर लिखते हैं और इसके बाद एक p टैग लेते हैं जिसमें 100 वर्ड्स का हम स्टेटमेंट कर दिए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं इसको। p टैग के बाद हम यहाँ पे एक a टैग लिखते हैं, क्लोजिंग किया यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं इंडेक्स लिखते हैं और यहाँ पे href से यहाँ पे index.html लिखते हैं। ये देखो हमें ये ऑलरेडी क्रिएटेड है तो देख सकते हो आपकी हमें लिखते वक्त ये ऑप्शंस में दे रहा है कि आप क्लिक करोगे डायरेक्ट वो वहां पे आ जाएगा। ये ऐसे हो गया, इसको कर दिए हम सेव। अब देखो index.html पे चले आए। अब हमारा ये देखो हैकर आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक हैकर डाला था और लिंक में हम कहाँ नेविगेट करा रहे हैं, इसको hacker.html पे नेविगेट करा रहे हैं।
आप देख सकते हो अगर इधर हम हैकर पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे वो नेविगेट करा रहा है। और आपको मालूम ही था कि जब हम ए टैग यूज करते हैं तो अगर टारगेट नहीं देते तो वो सेम पेज पे रिलोड होता है। तो देखो यहाँ पे हमारा सेम पेज पे रिलोड हो रहा है और हमने दूसरे पेज पे इंडेक्स डाला था और इंडेक्स का वापस से नेविगेट हमारे index.html पे है। इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा वापस से ये पेज आ गया। तो आप इस तरीके से नेविगेशन लिंक यूज कर सकते हो। नेविगेशन लिंक के बाद हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। टेबल क्या होता है, तो टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। टेबल में आप देख सकते हैं कि टेबल टैग हम एक टेबल को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। टीआर हम टेबल रो को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। टीडी डेटा डालने के लिए हम यूज करते हैं और टीएच हेडर के लिए यूज करते हैं। तो हमारा बेसिक एचटीएमएल टेबल H2 में हमने लिखा है। अब हम टेबल टैग लेते हैं और इसी टेबल के अंदर हमारा सारा कंटेंट जाएगा। तो हम टेबल रो लेते हैं। टेबल रो के अंदर हम डेटा लेते हैं। डेटा में हम खुशी डालते हैं और टीडी एंटर एज डालते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये कैसे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। खुशी 21, ठीक है। खुशी 21 के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसके नीचे अभी छोड़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक और CSS होता है। इस चीज के बारे में भी अभी जो आप बस देख रहे हो उतना सीखो। उसके बाद हम CSS बहुत स्टार्टिंग से हर एक चीज जानेंगे कि उसमें किस चीज में कौन से टैग्स में हम कौन सा CSS यूज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी आप बस इतना समझो कि जैसे हमारा ये खुशी 21 ये टेबल बन तो रहा है। अभी जैसे अगर इसको देखो मैं इस तरीके से करती हूँ तो इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। तो अगर आपको वो पार्टीशन करना है, वो टेबल जैसे फॉर्म में दिखना है, तो फिर हम क्या करते हैं कि एक बॉर्डर यूज करते हैं। इसमें हम 1 पिक्स डालते हैं। ओके, तो ये देखो अभी क्या होके आएगा। अभी देखो ये टेबल फॉर्म में आया। तो इसलिए हम टेबल में बॉर्डर यूज करते हैं। उसके बाद हम नीचे क्या करेंगे, एक वापस से एक डेटा डालते हैं और इसमें एक प्लेस भी डालते हैं। ओके, टीडी नवी मुंबई कॉपी करते हैं और वापस से इसके नीचे एक और डेटा डालेंगे। ये भी देखो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। खुशी 21 नवी मुंबई, नेहा 21 पटना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम हेडिंग देंगे। तो हेडिंग देने के लिए कैसे होता है कि आप वापस से TR लिखो और इसके अंदर में टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में हम लिखेंगे नेम, TH, एज, लोकेशन। अब ये देखो कि कैसे दिखेगा, देख रहे हो। नेम, एज, लोकेशन। नेम में ये सारी चीजें आ गई जो हमने डेटा में डाला था और एज में वो सारी चीजें आ गई जो हमने डेटा में डाला था और लोकेशन ठीक उसी तरीके से। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। टेबल टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल स्पैन और रो स्पैन को जानेंगे। तो हम यूज करते वक्त उसको देखते हैं कि वो कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम कमेंट आउट करते हैं और सबसे पहले हम कॉल स्पैन के एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले हम टेबल टैग लेते हैं। के बाद हम कैप्शन लिखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय करंट एज। TR टैग लेते हैं। TR टैग में हम टेबल हेडिंग देते हैं। टेबल हेडिंग 65। इसके बाद एक और रो बनाते हैं। इसके बाद हमने एक और रो बनाया, इसमें हम करते हैं मेन, वुमेन और ऊपर से कॉपी पेस्ट करते हैं, एंटर कंट्रोल V। TR। अब यहाँ हम वापस से एक टेबल रो लेते हैं और टेबल रो में अब टेबल डेटा डालेंगे। हम टेबल डेटा डालते हैं और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हम 52, 54, 57 ऐसा कर दिए। अब हम देखते हैं कि ये शो कैसे कर रहा है, हमारे ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है। ये इस तरीके से शो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि बॉर्डर रो जो हम यूज कर रहे थे पिछली बार वो करते हैं।
तो हम यहाँ यूज करते हैं बॉर्डर 1px। अब हम देखते हैं हमें क्या शो हो रहा है। ये देखो, ये हमें इस तरीके से शो हो रहा है और ऐसे इसलिए बनाया है क्योंकि अभी हमें क्या करना है कि 65 के एज में मेन और वुमेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 40 के एज में मेन वुमेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और 20 के एज में मेन वुमेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो हमें ये जो रो है उसमें क्या करना है, 65 रो के लिए हमें मेन और वुमेन दोनों कॉलम चाहिए। तो ये देखो, हम पार्शियली इसको इस तरीके से करते हैं और TH65 को हमें दोनों 65 को ही हमें चेंजेस करने हैं ना, तो हम 65 में ही एडिट करेंगे और 65 हमें मेन कॉलम में भी चाहिए, वुमेन कॉलम में भी चाहिए। तो हम यहाँ पे कोल स्पैन लिखते हैं और कोल स्पैन में हमें कितने चेंजेस करने थे। हाँ, तो हमें कोल स्पैन में, कोल बोले तो कॉलम, हमें कौन कौन से कॉलम मिलाने हैं, तो 65 से हमें 2 कॉलम मिलाने हैं। एक कॉलम ये मेन वाला, एक कॉलम वुमेन वाला। तो हम यहाँ कोल स्पैन में 2 देंगे और ये देखो 65 में दोनों कॉलम के लिए मेन और वुमेन में हो गया। उसी तरीके से अगर हमें 40 के लिए मेन और वुमेन दोनों कॉलम में ऐड करना है, तो जहां हमारा 40 कंटेंट है, जहां हम कंटेंट लिखे हुए, जहां से हमें चेंजेस चाहिए, वहां पे आप क्लिक करो। कोल स्पैन किया हमने और कोल स्पैन में हमें क्या 2 चेंजेस करने हैं, 2 कॉलम को सबमर्ज करना है, तो 2 कॉलम को सबमर्ज कर दिया हमने। ये देखो हो गया। अभी हमें 20 को करना है, तो 20 कंटेंट हमारा कहाँ है, यहाँ पे हम वापस से कोल स्पैन डालेंगे और कोल स्पैन में हम वापस से 2 डालेंगे। तो ये देखो अभी रिफ्लेक्ट करने लगा हमारा, है ना। तो हम कोल स्पैन का यूज क्यों करते हैं, 2 कॉलम को सबमर्ज करने के लिए हम कोल स्पैन का यूज करते हैं। कोल स्पैन हमारा अट्रीब्यूट है टेबल टैग का। अभी कोल स्पैन के बाद हम रो स्पैन देखते हैं कि रो स्पैन क्यों यूज करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम वो कमेंट कर दे या फिर रहने देते हैं। चलो इसको रहने देते हैं। अभी हम यहाँ पे एक br टैग लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिले टेबल के बीच में, और हम वापस से एक br टैग, आप जितनी बार br टैग लिखोगे वो उतना स्पेस देते जाते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि रो स्पैन कैसे यूज करते हैं। तो रो स्पैन से ही हम समझ रहे हैं कि कोल स्पैन में अगर हम कॉलम को सबमर्ज करने के लिए यूज करते हैं, तो हम रो स्पैन को क्यों यूज करते होंगे, रो स्पैन को रोज को सबमर्ज करने के लिए यूज करते होंगे। तो हम सबसे पहले टेबल टैग लेते हैं। टेबल टैग में वापस से कैप्शन डालते हैं। कैप्शन में हम इनवॉइस लिखते हैं। के बाद हम रो बनाते हैं, तो रो के लिए TR लिखते हैं हम। TR के बाद हम टेबल हेडिंग डालते हैं। टेबल हेडिंग में हमारा क्या होगा, आइटम। आइटम के बाद हमारा क्वांटिटी होगा, टेबल हेडिंग क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद हमारा GST @ जैसे कुछ एक टर्म लेते हैं, चलो @ लिखते हैं हम। और @ के बाद हम वापस एक टेबल हेडिंग लेते हैं जिसमें हम प्राइस मेंशन कर रहे होंगे अपना। ये हमारा एक रो तैयार हो गया जिसमें हमने हेडिंग दिया आइटम, क्वांटिटी, @ GST टैक्स, जो भी आप मान के चलो, प्राइस। इसके बाद हम एक और रो लेते हैं, टेबल रो, जिसमें हम अपने सारे डेटास को डाल रहे होंगे। तो डेटा डालने के लिए हम टेबल डेटा, पेपर क्लिप के बाद हमें क्या डालना है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी आप 100 मान लो। इसके बाद हमें टेबल डेटा का कॉस्ट कटिंग, जो भी GST टैक्स। इसके बाद हमें वापस से क्या करना है, टेबल डेटा जिसमें हम प्राइस लिख रहे होंगे अपना, चलो 115 पॉइंट। के बाद वापस से एक डेटा लेते हैं हम, कंट्रोल V। पेपर क्लिप की जगह पे हम बुक कर देते हैं, क्वांटिटी टू 6 पॉइंट समथिंग और इसका प्राइस 234 कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम पेन कर देते हैं, क्वांटिटी 200, टैक्स 4.1, प्राइस 20 रुपीज। ये भी देखो कैसे शो हो रहा है, इनवॉइस इधर ऐसा शो हुआ, आइटम ऐसा शो हुआ, क्वांटिटी हमने लिख दिया, टैक्स हमने लिख दिया, प्राइस हमने लिख दिया। तो अभी इसको टेबल जैसे शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा टेबल टैग शुरू है, तो यहाँ पे हम करते हैं बॉर्डर 1px। आप इसे 1px नहीं, ये मार्जिन के तौर पे आप मतलब कितना बोल्ड करना है, कैसे क्या करना है, ये हम पढ़ेंगे CSS में अच्छे से। ये देखो 2px करने पे इस तरीके से शो होगा। अगर हम इसको 10px करते तो देखो कैसा शो होगा, ये देख रहे हो। चलो ठीक, 10px ही लेके चलते, थोड़ा अच्छे से बोल्ड दिख रहा है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम नीचे में सब टोटल डाल रहे होंगे, अपना टैक्स डाल रहे होंगे और टोटल प्राइस क्या हुआ वो हम डाल रहे होंगे। तो इस तरीके से हम चलते हैं कि इसके बाद हम एक टेबल रो बनाते हैं। टेबल रो बनाने के बाद हमें एक टेबल हेडिंग चाहिए। टेबल हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, सब टोटल।
ये देखो सब टोटल नीचे आ गया। अभी सब टोटल के बाद हमें क्या चाहिए, हमें डेटा चाहिए। तो टीडी लिख रहे हैं हम, कैलकुलेट बाद में करते हैं, अभी कुछ भी ऐसे लेके चलते हैं हम। सॉरी 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 सब टोटल डेटा में हम डालेंगे ना 954। तो ये देखो 954 हमें लिख के चला आया। तो अभी 954 को हमें क्या करना है, 954 को हमें ये टोटल में ऐसे दिखाना है कि ये सब टोटल हमारा क्वांटिटी और @ तक आना चाहिए, ताकि प्राइसिंग टैग में ये सारा कुछ आगे जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सब टोटल को चेंज करना है। तो सब टोटल कंटेंट हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोल स्पैन लिखेंगे हम, क्योंकि हमें कॉलम को सबमर्ज करना है। तो कोल स्पैन क्लिक किया। कोल स्पैन में हमें कितने कॉलम को मर्ज करना है, तो 1 2 3 कॉलम को सबमर्ज किया। देखो सब टोटल यहाँ तक आ गया और प्राइस लास्ट में चला गया। इसके बाद हम टैक्स का करेंगे उसी तरीके से। इसको Ctrl+C करते हैं, नीचे Ctrl+V करके सब टोटल को टैक्स करते हैं। और टैक्स में हमें क्या करना है कि हमें 2 कॉलम को ही सबमर्ज करना है। यहाँ पे 3 कॉलम सबमर्ज हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 को एडिट करते हैं 2 से, और ये देखो टैक्स इस तरीके से आया। और @ क्वांटिटी और यहाँ पे जो प्राइस टोटल हो रहा है उसको हम उस तरीके से करते हैं। तो तो ऐड करने पे ये क्या आ जाएगा, तो ये देखो हमारा इस तरीके से आ रहा है। और 12.75 को हमें क्या करना है, और टैक्स में हम 2 डाल रहे होंगे, @ का और प्राइस का। तो यहाँ पे Ctrl+C किया और नीचे Ctrl+V किया 12.75 के जगह पे। अभी कुछ भी डेटा डालते आप समझना, ओके। 54.6 ये देखो ऐसा, इसका जो टोटल है वो यहाँ पे आया, इसका जो टोटल है वो यहाँ पे आया। से मान के चलो, आप कैलकुलेशन मत देखना, नहीं तो आप बोलोगे मैथमेटिक्स नहीं आता। 54.6 के बाद अभी देखते हैं हम कि टैक्स के बाद हमें क्या ऐड करना है। तो हमें टैक्स के बाद टोटल ऐड करना है। तो हम टेबल रो बनाएंगे। टेबल रो में हम टेबल हेडिंग डालेंगे, जो कि हमें टोटल लिखना है। टोटल लिखने के बाद हम टेबल डेटा डालेंगे। टेबल डेटा में हम इस टोटल को ऐड कर रहे होंगे। तो आप ऐसे मान के चलो, हाँ ऐसा करते हैं हम। इसके बाद हमें टोटल को क्या करना है, ये डेटा हमें प्राइस में दिखना चाहिए। तो वो कब होगा, जब आप टोटल को सबमर्ज करोगे इस फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को। तो कितने कॉलम को हमें सबमर्ज करना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो टोटल कंटेंट हमारा यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे कोल स्पैन लिखेंगे और यहाँ पे हम 3 डाल देंगे। ये देखो हमारा टोटल होके आ गया। तो हमें टेबल में ये इतना ही देखना था। बाकी आप सर्च करके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को देख सकते हो, टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे। इसके बाद हम क्या करने वाले, इसके बाद हम फॉर्म्स करने वाले हैं। Now we will see the live example of forms. So firstly we create another file for form.html. यहाँ पे हमने exclamation mark दिया। exclamation mark क्यों यूज करते थे हम, एमएट एब्रीविएशन को हमें बॉयलर प्लेट कोड मिल जाए इसलिए। तो हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। अब हम फॉर्म का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग लेंगे। फॉर्म टैग लेने के लिए ओपनिंग टैग फॉर्म एंटर। इसके बाद हम फॉर्म में क्या क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले एक्शन लिखते हैं हम। एक्शन इज इक्वल टू submit/submit। अब देखो एक्शन क्या है, द URI ऑफ अ प्रोग्राम दैट प्रोसेसेस द फॉर्म इंफॉर्मेशन। This value can be overridden by a form action attribute on a button or input element. Like कि इसको हम overridden कर सकते हैं। like अगर हम कोई वेबसाइट पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो फॉर्म को तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि एक यूजर ही फॉर्म फिल करे, मल्टीपल यूजर्स आएंगे, मल्टीपल यूजर्स फॉर्म फिल करेंगे। तो वो सारे यूजर्स के डेटा को हम सेव कर सकते हैं, वो सारे यूजर के डेटा को हम सेव कर सके, इसलिए हम एक्शन सबमिट यूज करते हैं, ताकि हमारे मल्टीपल यूजर्स के डेटा को हम सेव कर सके। इसके बाद हम क्या करते हैं, मेथड पोस्ट, ये हम सर्वर पे इसको पोस्ट करने के लिए यूज करते हैं। देखो, द HTTP मेथड दैट द ब्राउजर्स यूजेस टू सबमिट द फॉर्म, दिस टू मेथड post and get. After that we will see, we already know about target, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर हमें दूसरे पेज पे नेविगेट करके वो फॉर्म सबमिट करना है, लाइक हमें दूसरे पेज पे अगर नेविगेट करना है तो हम क्या करते हैं, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। एक यहाँ पे हम एक और मेथड यूज करेंगे जो कि ऑटो कंप्लीट होता है। ऑटो कंप्लीट हम क्यों यूज करते हैं, तो अगर आप
नोटिस किए होगे, अगर हम किसी फॉर्म पे जाते हैं और आप वहां पे कर्सर जैसे पुट करते हो, वहां पे आपके प्रीवियस फिलिंग डेटास को वो शो करने लगता है कि आपने पहले नेम में ये फिल किया था, ईमेल आईडी में ये फिल किया था। तो उसके लिए वो कैसे करते हैं हम, तो हम एक मेथड यूज करते हैं ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट में हम क्या करते हैं, इसको दो चीज कर सकते हैं हम, या तो ऑफ कर सकते हैं या तो ऑन कर सकते हैं। अगर हमें ऑटो कंप्लीशन चाहिए तो ऑन करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो ऑफ करेंगे, तो हम इसको ऑन करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक हम H1 टैग लेते हैं और इसके अंदर हम एडवांस्ड फॉर्म लिखते हैं। अभी हम फॉर्म को कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक लेबल लिखते हैं हम, लेबल का एक ओपन टैग लगाते हैं, लेबल क्लोजिंग टैग, और लेबल के अंदर हम वो लिख रहे होते हैं जो हमें फॉर्म के बाहर में चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखूं, पहले देखते हैं हम ये कैसे शो हो रहा है हमारे पेज पे। ये देखो फर्स्ट नेम लिख के आ गया। अब हम क्या करते हैं, लेबल के नीचे हम लिखते हैं इनपुट, क्योंकि ये हम एक इनपुट लेने वाले हैं अपने फर्स्ट नेम में। तो ओपन टैग इनपुट, ये देखो हमें ये हेल्प कर रहा है, VS कोड का यही फायदा है। टाइप में हमें दिखा रहा है ये टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम, तो ये अभी हमें एक ऑप्शन दिखा रहा है एक्सेप्ट वर्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस राइट एरो। अब इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले टाइप लिखते हैं। ये कैसे होता है, अभी इनपुट सिंगल टैग है, इनपुट के लिए कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ये पहले हम इनपुट को क्लोज कर दिए। इनपुट के बाद अब हम टाइप करते हैं कि ये कौन से टाइप का इनपुट हमें लेना है। इनपुट हम कौन से टाइप का लेंगे, तो टाइप टेक्स्ट हमें लेना है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ रहे थे, बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, ईमेल, फाइल, डेट टाइम लोकल, हिडन इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज। तो हम इतनी सारी चीजें ले सकते हैं। तो अभी हमें क्या लेना है, अभी हमें टेक्स्ट लेना है, तो हम टेक्स्ट लेते हैं। तो हम देखते हैं हमारा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है वेब ब्राउजर पे। ये देखो फर्स्ट नेम के आगे एक इनपुट आ गया, हम कुछ भी इसमें इनपुट ले सकते हैं, और हमने टाइप टेक्स्ट लिया है या इसलिए ये टेक्स्ट ले रहा है, देख रहे हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट नेम के बाद हम लेते हैं लास्ट नेम। तो सेम हम लेबल लेंगे, क्लोजिंग टैग करेंगे, क्लोजिंग टैग के बाद ये हमारा आ गया, इसमें हम लास्ट नेम लिखते हैं। लास्ट नेम के बाद यहाँ पे हम इनपुट लेंगे, इनपुट में सेम हम टाइप टेक्स्ट लेंगे क्योंकि हमें टेक्स्ट ही लेना है, TEXT, क्लोजिंग टैग। तो अभी हमें ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करके आ रहा है। इसके बाद हम ईमेल लेते हैं, ओपनिंग टैग, सेम लेबल, क्लोजिंग टैग किया। क्लोजिंग टैग हमें शो क्या करना है, टाइप जो भी हम लेंगे उससे पहले हमें शो क्या करना है, तो ईमेल लेना है था हमें, तो हम ईमेल लिखते हैं। ईमेल लिखने के बाद एंटर किया और यहाँ पे इनपुट लेना है हमें। तो इनपुट में क्या हमने सीखा कि इनपुट में हम टेक्स्ट ले सकते हैं और क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइप लिखना होगा, क्योंकि हम कौन सा टाइप लेंगे ये हमें HTML को बताना पड़ेगा। तो इसमें देखो इतने सारे चीजें थी जिसमें एक ईमेल ऑप्शन है, दिख रहा है आपको। तो हम ईमेल टाइप लेते हैं। ये देखो रिक्वायर्ड एक ऑप्शन आ रहा है। रिक्वायर्ड क्या होता है, कंपलसरी, कि आप बिना किसी सेक्शन को फिल किए आप आगे परस्यू नहीं कर सकते, आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो अगर हम रिक्वायर्ड यूज करते हैं तो फिर क्या होता है वो देखो। ओके, MDN रेफरेंसेस पे अवेलेबल नहीं है। रिक्वायर्ड इज लाइक कि अगर आप ईमेल आपको फिल करना है फॉर्म में, तो आप बिना फिल किए उसको बाकी के नीचे के सेक्शंस को फिल नहीं कर सकते। तो अभी हम देखते हैं हमारा रिफ्लेक्ट क्या करके आ रहा है। ये देखो ऐसा रिफ्लेक्ट करके आ रहा है। अभी यहाँ पे एक ब्रेक लाइन चाहिए, हमें ईमेल नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रेक लाइन लगाते हैं हम, और ब्रेक लाइन लगाने के बाद ये देखो अभी हमारे नीचे आ गया। अभी हमें ये बहुत ऐसे चिपका चिपका दिख रहा है, तो इसको हम और एक ब्रेक लाइन लगाते हैं, और ये देखो अभी हमारा कैसे दिख के आ रहा है। एक चीज और बताते हैं हम यहाँ पे, देयर इज वन मेथड कॉल्ड प्लेस होल्डर। तो हम प्लेस होल्डर क्यों यूज करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट टाइप में हम टेक्स्ट लिख चुके हैं, यहाँ पे हम प्लेस होल्डर में हम एक ऑप्शन लिखते हैं जिसमें हमें दिखेगा कि ये क्या रिफ्लेक्ट करके आ रहा है। ये देखो हम एज अ रेफरेंस यूज करते हैं कि हमें उस सेक्शन में लिखना क्या है। तो फर्स्ट नेम में जैसे अगर जॉन लिख के आया तो हमें मालूम लग गया कि अभी इसमें एक नेमिंग कन्वेंशन है, ये नेम ही कर सकते हैं हम। उसी तरीके से लास्ट नेम में अगर हम ऐसा करते हैं
प्लेस होल्डर में हम क्या करते हैं, ये देखो ऐसा आ रहा है, वैसे उसी तरीके से हम अपने ईमेल में प्लेस होल्डर टाइप करते हैं। प्लेस होल्डर में हम इस तरीके से लिखते हैं john@gmail.com। तो अब हमें वहां पे शो होएगा प्लेस होल्डर में कि हमें लिखना क्या है ईमेल में। ये देखो अब हम देखते हैं हमारा रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है। ये देखो इसमें अभी हमें रेफरेंस आ रहा है कि हमें क्या फिल करना है ईमेल सेक्शन में। अब हम क्या करते हैं, ईमेल के बाद डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में फिर वापस से क्या लेंगे, हम लेबल लेंगे। लेबल में क्या करना है, हमें लेबल के बीच में जो हमें एज अ नेम चाहिए वो हम डालेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं हम। डेट ऑफ बर्थ के नीचे इनपुट टैग लेना है क्योंकि हमें इनपुट कराना है लास्टली। टाइप लेंगे हम। टाइप में हमें क्या लेना है, टाइप में हमें डेट लेना है। तो डेट लिया हमने, इसके बाद क्लोजिंग टैग किया। अब हम एक चीज और सीखते हैं कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम में प्लेस होल्डर में हम जॉन लिखे, उसी तरीके से और भी इसमें चीजें होती हैं। जैसे कि अगर आपको लेंथ डिस्क्राइब करना है कि हमें इस लेंथ का ही इनपुट चाहिए, इस लेंथ का ही हमें टेक्स्ट चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, मिनिमम लेंथ हमेशा 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये देखो 2 से ज्यादा किया। अभी हमें वापस से ये एक्सेप्ट वर्ड करने का आ रहा है, कंट्रोल राइट एरो। फिर हम क्या लेते हैं, मैक्स लेंथ लेते हैं। मैक्स लेंथ हम कितना डालते हैं, मैक्स लेंथ हम 30 लेते हैं। तो अभी ये क्या होएगा कि फर्स्ट नेम में अगर आप 2 से कम लेंथ लोगे ना तो फिर वो आपको नीचे अप्रूव ही नहीं करेगा कि आप बाकी फॉर्म सबमिट कर सको। आप फॉर्म फिल कर लोगे लेकिन आप सबमिट नहीं कर पाओगे। तो मैक्स लेंथ हमने 30 लिया। उसके बाद एक और क्या ऑप्शन होता है, स्पेल चेक। तो स्पेल चेक क्या होता है, आप देखते होगे कभी हम फोन पे टाइप करते हैं तो ऑटो करेक्ट ऑन रहता है। तो स्पेलिंग चेक अगर डिक्शनरी में एडेड है वो उस हिसाब से कि हमें कौन से वर्डिंग को सही करना है। अगर वो आपके डिक्शनरी में नहीं है तो वो आपको रेफरेंसेस देंगे कि शायद से ये गलत स्पेलिंग है या ऐसा कुछ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेल चेक। स्पेल चेक में 2 ऑप्शन होते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो हमें क्या करना है, इसको ट्रू करना है ताकि ये ऑन हो सके। इसके बाद हम देखते हैं वैसे ही कि ईमेल में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो आप एक ऑटो कैपिटलाइज ऑप्शन ऑफ कर सकते हो या ऑन कर सकते हो, क्योंकि आपको भी मालूम है अगर जब हम लिखना शुरू करते हैं किसी भी फॉर्म में तो वो ऑटो कैपिटलाइजेशन ऑन हो जाता है। लाइक अगर आप फर्स्ट वर्ड लिखते हो तो ऑटो कैपिटलाइज वो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि ईमेल में हमें जो यूजर डाल रहा है वही हमें चाहिए, हमें एक्स्ट्रा से कोई कैपिटल या कोई स्मॉल लेटर नहीं चाहिए। अगर यूजर कैपिटल करना चाहे तो वो कैप्स लॉक ऑन करके वो टाइप करेगा, अदरवाइज ऑटोमेटिकली ये ऑफ रहेगा। ऑटो कैपिटलाइज, ये देखो इसमें कौन से ऑप्शंस आते हैं। तो ऑटो कैपिटलाइज में हम क्या करने वाले हैं, ऑटो कैपिटलाइज में हम इसको ऑफ करने वाले हैं। इनपुट के बाद हमने क्या लेना है, टाइप की, हमें कौन से टाइप का डेटा इनपुट में लेना है। तो हम टाइप लेंगे और टाइप में अगर फोन नंबर ले रहे होते हैं तो हमारा टाइप होता है TEL। ओके, अभी देखो वापस से हमारा रेफरेंस आ रहा है कि हमें आगे क्या लिखना चाहिए। तो टेल के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखते हैं। प्लेस होल्डर क्यों हम यूज करते हैं, ताकि इनपुट हमें किस फॉर्म में लेना है तो वो यूजर को दिखना चाहिए। ओके, सबसे पहले देखते हैं हमें रिफ्लेक्ट होके क्या आ रहा है। ये देखो ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। हम BR टैग डालते हैं एड्रेस इन्फॉर्मेशन कंट्री के बीच में और कंट्री और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बीच में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे BR टैग देना होगा। BR टैग दिया हमने और एक यहाँ पे BR टैग देना होगा। अब देखो ये कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, अभी ये डिफरेंशिएट हो रहा है ना। कंट्री के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो एक और BR टैग लेते हैं। एंटर किया और BR टैग लिया। ये देखो अभी ये डिफरेंशिएट हो रहा है। इसको हम फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हम क्यों करते थे, ताकि ये अरेंजमेंट सही से हो जाए। प्लेस होल्डर के बाद अगर हमें लेंथ को लिमिटेशन देना होता तो हम क्या यूज करते हैं, मैक्स और मिनिमम, है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हम मैक्स लेंथ लेते हैं 10, ताकि हमारा फोन नंबर सिर्फ 10 डिजिट ही ले सके। यूजर को 10 डिजिट ही अलाउ करना है। तो हम यहाँ पे 10 लेते हैं। अब देखते हैं ये हमें कैसे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ये देखो अब आगे अगर मैं टाइप कर रही हूँ तो ये टाइप नहीं हो रहा है। तो मैक्स लेंथ का हमें फीचर समझ में आ गया कि हम मैक्स लेंथ क्यों यूज करते हैं। इसके बाद हम यूजर से एक वेबसाइट, अगर यूजर का कोई वेबसाइट है तो हम URL टाइप को इनपुट लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेबल लेना पड़ेगा। लेबल का ओपनिंग टैग दिया, क्लोजिंग टैग
टैग दिया, इसमें हम वेबसाइट लिखेंगे। वेबसाइट के बाद से फेवरेट कलर टाइप करते हैं। फेवरेट कलर के बाद यहाँ पे हम इनपुट टैग ओपन करते हैं। इनपुट टैग ओपन करने के बाद हमें टाइप लिखना होगा कि हमें कौन से टाइप का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हम कलर टाइप करेंगे। कलर टाइप क्या, अभी देखो यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। फेवरेट कलर में हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। लाइक अगर हमने ऐसा कुछ किया तो फेवरेट कलर हमें आ रहा है। एक चीज यहाँ पे और देख सकते हो, ये RGB हमें शो कर रहा है। रेड का वैल्यू कितना है इस कलर में, ग्रीन। RGB हमें पता ही है WebGuide क्या होता है। यहाँ पे एक चीज और क्या करते हैं, हम यूजर से प्रोफाइल पिक्चर इंसर्ट करने के लिए बोलते हैं, तो वो हम ये जेंडर के नीचे में करते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, ओपन टैग लेबल क्लोजिंग टैग किया। यहाँ पे हम प्रोफाइल पिक्चर टाइप करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर। इसके बाद वापस से हमें इनपुट टैग ओपन करना पड़ेगा, क्लोजिंग टैग दिया। इनपुट टैग के बाद फिर टाइप हमें कौन सा लेना है, तो टाइप हमें फाइल लेना है, फाइल। अभी फाइल के साथ क्या होगा वो आप देखो। अगर मैं प्रोफाइल पिक्चर, हमें इमेज या PNG फॉर्म लेना है या फिर हमें फाइल लेना है, लाइक अगर प्रोफाइल पिक्चर में हो सकता है कोई इंसर्ट कर दे PDF, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये देखो कहाँ गया हमारा फाइल, चूज फाइल किया। चूज फाइल करने के बाद यहाँ पे देखो हमें PDF भी अपलोड करने के लिए आ रहा है, फिर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने के लिए आ रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं, यहाँ पे इमेज भी आ रहा है। तो ये हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट ओनली इमेज, हमें सिर्फ इमेज इंसर्ट कराना है यूजर से, तो इमेज /* ऐसे कर दिया हमने। अब सिर्फ इमेज ही अलाउ करेगा हमें, बाकी कुछ नहीं। ये देखो चूज फाइल किया, चूज फाइल करने के बाद अभी सिर्फ हमें इमेज फाइल ही आ रहा है, बाकी सारी चीजें हट गई, वो हमें शो ही नहीं करेगा ताकि हम इंसर्ट ही ना कर सके। इस तरीके से हम इससे फन भी कर सकते हैं। मान लो लेबल में हम भी कुछ ऐसा डालते हैं, डूइंग फन, और इसके नीचे इनपुट टैग लेते हैं। इनपुट टैग को क्लोज किया, क्लोज के बाद टाइप अभी हमें देखना है, तो हम यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं देखो। अगर हमें यूजर नेम लेना है तो यूजर नेम में नॉर्मली हम इनपुट टेक्स्ट ले सकते हैं, टाइप टेक्स्ट ले सकते हैं। पासवर्ड, ताकि हमें विजिबल ना हो, यूजर को टाइप करते वक्त वो चीजें विजिबल ना हो, तो आप पासवर्ड ले सकते हैं। फिर सर्च बटन, अगर हमें यूज करना है तो सर्च बटन यूज कर सकते हैं। अगर हमें वीक सिलेक्शन देना है तो वीक सिलेक्शन दे सकते हैं, जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ में डेट सिलेक्शन दिया था, मंथ, बाकी ऑलमोस्ट हमने सब यूज किया। चेक बॉक्स रेडियो जैसे, अगर रेडियो के जगह पे हमने चेक बॉक्स यूज किया तो यहाँ पे चेक बॉक्स हो जाएगा। लाइक देखो, अगर हम यहाँ पे रेडियो के जगह पे सब जगह चेक बॉक्स करते हैं तो अभी हमें क्या शो होके आएगा, ये देखो चेक बॉक्स बन के आ रहा है ना। लेकिन ये चेक बॉक्स के लिए ये फीचर वर्क नहीं करेगा, तो हम इसको वापस से जो था वो करते हैं। रेडियो किया हमने और यहाँ पे डूइंग फन को इरेज करते हैं। अभी देखो हमारा ये कैसे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। फेवरेट कलर और वेबसाइट के बीच में हम BR टैग डालते हैं, डन। अब हमें क्या देना है, लास्टली हमें बटन देना है ताकि हम फॉर्म को सबमिट कर सके। अब यहाँ पे हम लेबल नहीं लेंगे, अब यहाँ पे हम बटन लेंगे, क्योंकि हमारा टाइप सबमिट कौन से टाइप का है, तो सबमिट हमारा बटन टाइप का है। तो बटन लिया हमने, बटन को क्लोज किया। बटन में टाइप लेते हैं हम, कौन से टाइप का है ये, तो सबमिट टाइप का है ये। फिर हमें यहाँ पे शो क्या कराना है, तो सबमिट शो कराना है। हम एक और बटन लेते हैं जिसमें हम डेटा को रेजेट कर सके। ओके, तो टाइप लिया, टाइप लेने के बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं रेजेट, और अगर यहाँ पे नहीं लिखा तो हमारे पेज पे शो नहीं होगा, तो यहाँ पे भी रेजेट लिखते हैं हम। अभी देखो ये सबमिट रेजेट ऑप्शन आ गया। फेवरेट कलर के नीचे हम स्पेस देते हैं इसको, BR एंटर। अभी ये देखो सही हो गया। तो अगर हम यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट किए, डेट ऑफ बर्थ चूज करते हैं, हम कुछ भी रैंडमली कुछ भी चूज करते हैं, यूनाइटेड स्टेट, नंबर टाइप किया हमने, वेबसाइट google.com ऐसा कुछ देते हैं। अभी ये रेजेट ऑप्शन से हो क्या रहा है वो देखते हैं। ये देखो सारा कुछ क्लियर हो गया हमारा। और ये सबमिट बटन से ये प्लीज फिल आउट दिस फील्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड ऑप्शन यूज किया है। तो ये फिल करने के बाद देखो क्या होता है, सबमिट किया, दिस पेज इज नॉट वर्किंग इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अपना टारगेट नहीं दिया है ना, कि कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है, कौन से पेज पे नेविगेट करना है।
तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। फॉर्म के बाद हम क्या देखने वाले थे? फॉर्म के बाद हम मल्टीमीडिया देखेंगे। Tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel way. जैसे कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके थे कि HTML में फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले थे मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया comes in many different formats. It can be almost anything you can hear or see, like images, music, sound, videos, records, films, animation, and more. Web pages often contain multimedia elements of different types and formats. Now we will see the example of multimedia. Let's go in our VS. So firstly we will create one file with name of multimedia with extension of HTML, and in previous videos we know how we use exclamation mark, and exclamation mark gives us emmet abbreviation, so we use firstly exclamation mark for a boilerplate code. Now we entering, so now we can see the boilerplate code in our VS. So firstly we are editing the title in which we are going to type multimedia showcase. और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि हम अपने कंटेंट को अपने बॉडी के अंदर में लिखते हैं, तो सबसे पहले हम एक हेडर देते हैं जिसमें हम H1 लिखने जा रहे हैं, और H1 में हम मल्टीमीडिया शोकेस टाइप करेंगे। हेडर के बाद अब हम देखेंगे सारे मल्टीमीडियाज जो भी HTML में हमारे पास है। तो सबसे पहले हम इमेजेस मल्टीमीडिया यूज करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक सेक्शन लेते हैं, इसके अंदर हम H2 टैग लेंगे इमेजेस, और इसके नीचे हम इमेज टैग लेंगे। पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कि इमेज कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे हम इमेज में हम क्या लिखते हैं? सोर्स लिखते हैं, और सोर्स में हम अपना इमेज डालते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक इमेज मेरे फोल्डर में है जो कि क्या था? hacker.jpg। और सेक्शन में हम यहाँ पे आईडी देते हैं। आईडी हम क्यों यूज कर रहे हैं वो हम देखेंगे आगे के वीडियोस में। और यहाँ पे हम इमेजेस लिखते हैं। अब आप देख सकते हो ये कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके लिए हम अपने ओपन विथ लाइव सर्वर में जाते हैं, और यहाँ पे जो भी हमने इमेज डाला है वो हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके बाद हम वीडियो मल्टीमीडिया देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन लेते हैं, सेक्शन में सेम वापस से हम H2 टैग लेंगे वीडियोस, और यहाँ पे हम वीडियो टैग लेंगे। कोई भी वीडियो डालने के लिए सबसे पहले हम वीडियो टैग लेते हैं, और वीडियो टैग में करते क्या है? हम वीडियो टैग में हम सोर्स डालते हैं। जैसे हम इमेज में src डाल रहे थे, वैसे वीडियो में हम सोर्स इस तरीके से डालते हैं। और सोर्स का भी सिर्फ ओपन टैग होता है, क्लोज टैग नहीं होता है। तो सोर्स के अंदर में जाके हम src लिखेंगे, और src में हम अपना वो वीडियो का फाइल दे रहे होंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। और जो भी हम सोर्स दे रहे होंगे वो हमारे मेन फोल्डर में अवेलेबल होना जरूरी है, अदरवाइज आपको बहुत पाथ, हम बाहर से भी पाथ दे सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में दूसरे जगह पे वो इमेजेस या वीडियोस या वो फाइल्स फोल्डर अवेलेबल है तो वो चलेगा, लेकिन उसके जो पाथ होते हैं वो यहाँ पे सोर्स में डालने में शायद से वो इशू करे, या फिर हो सकता है वो जब आप वेबसाइट लाइव करोगे तो उसमें आपको इश्यू क्रिएट होगा। तो हम कोई भी वीडियो, ऑडियो या किसी भी तरीके का फोल्डर फाइल जब हम यूज करते हैं तो वो हमारे मेन फोल्डर में होना जरूरी है। तो हम देखते हैं हमारे पास एक ऑलरेडी डाउनलोडेड वीडियो है जो मैंने इधर सेव करके रखा है, रेनड्रॉप। तो मैं वो यूज करूंगी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे यूज किया। अभी देखते हैं कि हमारे पेज पे कैसा शो हो रहा है। ये आप देख सकते हो एक वीडियो यहाँ पे आ गया है, लेकिन आप देख सकते हैं ये फुल विड्थ ले रहा है और इसमें कोई भी कंट्रोल्स नहीं है। वीडियो प्ले कहाँ से होएगा, ऑटो प्ले चाहिए, ये सब इसमें मेंशन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वीडियो में एक फीचर होता है कंट्रोल। तो आप कंट्रोल यूज करोगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखो, और अब हम देखते हैं हमारा क्या रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो नीचे में एक प्ले बटन करके आ रहा है। अगर मैं इसको प्ले कर रही हूँ तो ये वीडियो प्ले हो रहा है, और यहाँ पे एक सेक्शन में आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो। ये फुल स्क्रीन होके आ रहा है हमारा। इसके बाद हम इसका विड्थ और हाइट सेट करते हैं ताकि वेब पेज में ये थोड़े सही तरीके से दिखे। तो उसके लिए हम विड्थ और हाइट सेट करेंगे।
तो हम देख सकते हैं इसका साइज छोटा हो चुका है। अब अगर हम वीडियो प्ले कर रहे हैं तो ये इस तरीके से अच्छे से दिख रहा है। और हम सेम तरीके से यहाँ पे भी एक आईडी यूज करते हैं। तो हम अपने वेब पेज पे देख सकते हैं इस वीडियो में कोई भी ऑडियो नहीं है, क्योंकि ये वीडियो ब्लैंक है, इसमें हमने ऑडियो डाउनलोड ही नहीं किया है, सिर्फ ये वीडियो है। मैंने ऐसा जानबूझ के किया है। तो हम नीचे में इसका ऑडियो अटैच करते हैं। तो ऑडियो कैसे अटैच करते हैं उसके लिए हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले सेक्शन लेते हैं। सेक्शन में हम H2 लेंगे और H2 में हम ऑडियो लिखते हैं। और सेम एज जैसे प्रीवियस हमने वीडियो के लिए वीडियो टैग लिया था, इसमें ऑडियो के लिए ऑडियो टैग लेते हैं। और यहाँ पे भी हम सोर्स लिखते हैं। सोर्स सिर्फ ओपन टैग होता है। SRC लिख रहे हैं हम यहाँ पे, और SRC में हम ऑडियो फाइल लिखेंगे। और ऑडियो फाइल में मेरे पास ऑलरेडी सेव है। सेम एज आपको सारे फाइल्स फोल्डर्स जो भी अवेलेबल है वो आपके मेन फोल्डर में होना चाहिए, जिधर आप अपना वेबसाइट का कंटेंट रख रहे हो। तभी आपको इस तरीके से टाइप करने पे ऐसे शो होगा कि हाँ आपके पास है। जैसे कि आप देख सकते हो प्रीवियस जब हम वीडियो अटैच कर रहे थे तो हमारा वापस से यहाँ पे टाइप करने के जस्ट बाद में हमें ये रिफ्लेक्ट करके आ रहा है। तो अगर आप सही तरीके से अपने फोल्डर में सारी फाइल्स अच्छे से सेव कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। इसके बाद हम देख सकते हैं ये हमारा ऑडियो आ चुका है। और जैसे कि हमने वीडियो में कंट्रोल डाला था वैसे हमें ऑडियो में भी कंट्रोल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें कंट्रोल लिखना होगा जैसे हमने वीडियो में डाला था, तब ये हमारा रिफ्लेक्ट करके आएगा कि ऑडियो हमें कैसे शो आ रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑडियो आ चुका है और ये हमारा ऑडियो प्ले हो रहा है। यहाँ पे आप डाउनलोड या प्लेबैक स्पीड भी बढ़ा सकते हो और यहाँ से आप म्यूट भी कर सकते हो, अनम्यूट भी कर सकते हो। तो हम देख चुके हैं ऑडियो कैसे यूज करते हैं हम अपने वेबसाइट में। अब हम देखते हैं अगर हमें कोई पीडीएफ की जरूरत है अपने वेबसाइट में तो पीडीएफ कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन यूज करते हैं। सेक्शन के बाद हम H2 टैग लेंगे। H2 टैग में हम एम्बेडेड पीडीएफ टाइप करते हैं और इसके जस्ट नीचे हम इम्बेड यूज करते हैं। सिंपल सा चीज है, कुछ भी इम्बेड करने के लिए हम इम्बेड ही यूज करेंगे। तो ये इन जनरल एक मीनिंग निकल के आ रहा है कि हम इम्बेड क्यों यूज करते हैं। तो इम्बेड को हम क्लोज करते हैं और ये भी सिर्फ ओपन टैग ही होता है, इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इम्बेड के बाद हम क्या लिखते हैं, इम्बेड के बाद हम सोर्स लिखते हैं। आप तो देख सकते हो हम इमेजेस डाले, वीडियोस डाले, ऑडियो डाले या कोई भी हम फाइल डाले तो सबसे पहले हमें सोर्स लिखना ही लिखना होता है। तो हम सबसे पहले SRC यूज करेंगे और SRC में हम क्या करते हैं तो अपना पाथ देते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक सेव है पीडीएफ जो हम यूज करने वाले हैं और ये भी आपके मेन फोल्डर में होना चाहिए जिधर से आप वेबसाइट बना रहे हो। और अब हम अपने वेबसाइट पे देखते हैं कि कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एम्बेडेड पीडीएफ आ चुका है। एम्बेडेड पीडीएफ के बाद हम देखते हैं कि यूट्यूब वीडियोस कैसे एम्बेड करते हैं। अगर कोई हम ब्लॉग बना रहे हैं जिसमें हमें रेफरेंस देना है किसी YouTube वीडियोस का, तो वो हम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन लेते हैं और यहाँ पे हम अपने सेक्शन में पीडीएफ लिखना भूल चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम एज पिछले जैसे आईडी देते हैं और अपने ऑडियो में भी आईडी देते हैं। अब यहाँ पे हम सेक्शन लेते हैं। सेक्शन में हम H2 टैग लेंगे और H2 टैग में हम लिखेंगे एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस। एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस के बाद हम कैसे यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस का लिंक डालते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं। यूट्यूब खोला। यूट्यूब में आपको जो भी वीडियोस डाउनलोड करना है वो आप ओपन करो। तो हम इस वीडियो को वहां पे एम्बेड करना चाहते हैं। टू आवर चैनल रैंक्स टीम। तो इसको हम कैसे कॉपी करते हैं, तो आप शेयर पे क्लिक करो। शेयर पे क्लिक करने के बाद एक एम्बेड ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप एम्बेड पे क्लिक करते हो तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये पूरा जेनरेट करके देता है कि आप अगर वेबसाइट में आप यूज करना चाहते हो, HTML वेबसाइट बना रहे हो तो आप कैसे यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ से ये कॉपी कर रहे हैं और उसके बाद हम अपने VS पे जाएंगे और यहाँ पे जस्ट एज इट हम पेस्ट कर देंगे। इसको हम फॉर्मेट करते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारे वेब पेज पे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है वॉच ऑन यूट्यूब, और अगर हम यहाँ पे प्ले करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमाइज का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, स्पीकर का ऑप्शन आ रहा है, साउंड का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे हम इसको पॉज या प्ले कर सकते हैं। खुशी इसके बाद हम मल्टीमीडिया में गूगल मैप्स को भी एम्बेड कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन लेंगे। सेक्शन के बाद H2 टैग लेंगे हम और H2 टैग में हम अपना एम्बेडेड गूगल मैप्स टाइप करते हैं।
एम्बेडेड गूगल मैप्स के बाद अभी देखते हैं कि हम नीचे में कैसे अपने गूगल मैप को एम्बेड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पे आप गूगल मैप सर्च करो। तो यहाँ पे हम कोई लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, मान लो यहाँ पे कोई लोकेशन पे टैप करते हैं हम और यहाँ पे दरभंगा आ रहा है, शेयर पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे आप देख सकते हो इम्बेड अ मैप एक ऑप्शन है हमारे पास। इम्बेड अ मैप पे आप क्लिक करो और जैसे कि हमने YouTube एम्बेडेड वीडियोस किया था वैसे ही यहाँ पे हमें पूरा HTML लिख के आ रहा है आई फ्रेम में। तो इसको हम कॉपी करते हैं और हम अपने VS पे चलते हैं और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे वेब पेज पे कैसे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे गूगल मैप शो हो रहा है अभी, और जैसे हम पहले आईडी यूज किए थे वैसे ही सब में हम आईडी यूज करेंगे। वैसे ही यहाँ भी हम आईडी यूज करते हैं। अब हमने आईडी यूज क्यों किया है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक नैव बार लेते हैं। नाउ वी आर टेकिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड वी नो ऑलरेडी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम li यूज करते हैं और किसी भी लिंक को टाइप करने के लिए हम क्या यूज करते थे, a टैग। तो a टैग लेते हैं हम और a टैग में हम इमेजेस लिखेंगे और यहाँ पे हम href लिखेंगे ताकि हम अपना, और यहाँ पे हमने आईडी में इमेजेस लिखा था तो हम अपने href में इमेजेस लिखेंगे। और अगर आप इमेजेस सिर्फ लिख के करोगे तो आपका पेज किधर और नेविगेट करेगा, ये देख सकते हो आप कैन नॉट गेट इमेजेस, क्योंकि उसके लिए हमें एक वापस से .html फाइल बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम हैशटैग यूज करते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखोगे इमेजेस पे क्लिक करके तो देखो ये क्या होता है। तो हमें ये इमेजेस पे नेविगेट कर रहा है क्योंकि हम सबसे एक ही पेजेस पे हमें स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए अभी आपको ये क्लियर शो नहीं हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हो अगर हम इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो हमें ये इमेजेस पे रिडायरेक्ट कर रहा है। उसी तरीके से आप वीडियोस के लिए भी कर सकते हो और बाकी जितने मल्टीमीडियाज हमने यूज किए हैं वो सब हम कर सकते हैं। तो वो करेंगे कैसे हम वो देखते हैं। तो इसको हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। यहाँ पे इमेजेस के बाद हमने वीडियोस यूज किया था और हमारे पास वीडियो में आईडी क्या यूज किया था हमने, वीडियोस। ये जो हम आईडी लिख रहे हैं वो सेम एज href में हमारे जाना चाहिए, तभी वो रिडायरेक्ट करके देगा हमें ऑडियो। तो हम यहाँ पे ऑडियो कॉपी कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। सेम एज पीडीएफ के लिए भी हम करेंगे। पीडीएफ के बाद हम यूट्यूब एम्बेड कर रहे थे तो यूट्यूब का यहाँ पे शो करते हैं। यूट्यूब के बाद हमने गूगल को एम्बेड किया था तो हम यहाँ पे मैप्स लिखते हैं और हमारे आईडी में मैप्स था। ओके, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ, यूट्यूब, मैप सारा कुछ नेविगेशन बार में आ चुका है। अगर आप पीडीएफ पे क्लिक करते हो तो हमें ये पीडीएफ पे रिडायरेक्ट कर रहा है और यूट्यूब पे क्लिक करते हो तो यूट्यूब पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो अगर आप एक स्मॉल वेबसाइट बना रहे हो जिसमें बहुत सारे कंटेंट है और यूजर को नहीं मालूम कि आपके वेबसाइट पे कौन कौन सी चीजें किधर किधर है और कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है, तो आप एक रेफरेंस दे सकते हो यूजर को कि आपके वेब पेज पे क्या क्या अवेलेबल है, ताकि यूजर उसको क्लिक करके रिडायरेक्ट हो सके। तो यहाँ पे हमारा मल्टीमीडिया खत्म होता है और इसके बाद हम एक एडिशनल चीज देखते हैं जो कि हमारा होता है फुटर। फुटर सेक्शन में हम क्या लिखते हैं वो देखते हैं। एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन 2024। तो अब हम देखते हैं अपने वेब पेज पे कैसे ये शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंबल बन के आया है कॉपीराइट का, तो इसको हम HTML एंटिटीज बोलते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे HTML एंटिटीज और सिंबल्स दोनों अवेलेबल है। तो अगर हम एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं तो वो कैसे आएगा आप देख सकते हो। हमारे पास एम्परसेंड के लिए भी एक HTML एंटिटीज है जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो और ये देखो हमारे पास क्या रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, एम्परसेंड हैशटैग x2713 और यहाँ पे हमें एक टिक मार्क दिख रहा है। उस तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एम्परसेंड हैशटैग x2615 सेमीकोलन। सेमीकोलन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर आप सेमीकोलन नहीं दोगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉफी कप हमें शो हो रहा है। तो ऐसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हो HTML एंटिटीज और HTML सिंबल्स को। तो एक बार हम देखते हैं कि अगर हमें HTML एंटिटीज और सिंबल्स को देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं। HTML एंटिटीज एंड सिंबल्स, इमेजेस पे क्लिक करते हैं
और यहाँ पे आप बहुत सारे इमेजेस को देख सकते हो। लाइक जैसे यहाँ पे अगर आपको एरो यूज करना है तो आप ये एंटिटीज को यूज कर सकते हो, आपको सिंबल्स यूज करना है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। वैसे हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि अगर आपको नॉन ब्रेकिंग स्पेस चाहिए तो आप ये ऐसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप यूरो यूज कर सकते हो। कॉपीराइट जैसे हमने देखा एम्परसेंड कॉपी यूज कर रहे थे हम, पाउंड, डबल कोटेशन मार्क, तो ऐसे आप बहुत सारे एंटिटीज और सिंबल्स के लिए सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा मल्टीमीडिया कंप्लीट होता है। Waiting for the final gates to open to a new tomorrow. Moving with सिमेंटिक एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि सिमेंटिक एलिमेंट होता क्या है। तो हम W3 स्कूल का रेफरेंस लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट्स। A semantic element clearly describes its meaning to both the browser and the developer, and there are two types of semantic elements. One is non-semantic and another one is semantic. Non-semantic का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो कि कोई भी मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करता किसी भी टैग के बारे में। यहाँ पे ऐसे लिखा भी है, टेल्स नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट, कि आपको कंटेंट के बारे में नहीं बताता। जो भी आप टैग यूज करते हो उस टैग का कोई मीनिंग नहीं होता। लाइक डिव का कोई मीनिंग नहीं होता है। डिव हम डिवीजन करने के लिए यूज करते हैं, तो वो डिवीजन हम क्यों यूज कर रहे हैं उसमें कुछ मेंशन नहीं होता। आपको अलग से मेंशन करना पड़ता है कि आप डिव में क्या लेने वाले हो, नैव बार लेने वाले हो, हेडर लेने वाले हो, आर्टिकल लेने वाले हो, सेक्शन लेने वाले हो या फिर फुटर लोगे, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और वैसे ही अगर हम सिमेंटिक एलिमेंट्स देखते हैं तो ये मीनिंगफुल होता है। ये आप टैग को देख करके ही समझ सकते हो कि हम क्या कंटेंट डालने वाले इसमें। यहाँ पे लिखा है क्लियरली डिफाइंस इट्स कंटेंट, तो आप ऐसे भी देख के समझ सकते हो। फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं, फॉर्म क्रिएशन के लिए। टेबल क्यों यूज करते हैं, आर्टिकल क्यों यूज करते हैं। वैसे सिमेंटिक एलिमेंट्स बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स, पिक, कैप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक वे है अपने सिमेंटिक एलिमेंट को यूज करने का। जरूरी नहीं कि आप इन चीजों को अपने वेबसाइट में यूज करो ही, सेक्शन, असाइड, आर्टिकल, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर आप यूज करते हो तो आपका ब्राउजर आपके वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये बहुत हेल्पफुल होता है। गूगल आपको प्रायोरिटाइज करता है। तो उस तरीके से अगर हम एडवांटेज देखें कि सिमेंटिक एलिमेंट हमें क्यों यूज करना चाहिए, तो देखते हैं हम इसका एडवांटेज क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड वे टू डिस्क्राइब द कंटेंट and it's meaningful on a web page. This helps search engines understand the content better, improves accessibility for users with disabilities and makes it easier for developers to style and maintain the website. तो हम समझ चुके हैं कि हम सिमेंटिक एलिमेंट क्यों यूज करते हैं। वो जरूरत नहीं होता, लेकिन अगर आप यूज करते हो तो आपके वेबसाइट के लिए वो बहुत यूजफुल है। ब्राउजर को अंडरस्टैंड करने में, आपके कंटेंट को रीड करने में, आपके कंटेंट को अच्छे तरीके से, आपके कंटेंट को किस यूजर को दिखाना है, लाइक यूजर कौन से चीजों के लिए सर्च कर रहा है, वो ब्राउजर बहुत अच्छे से समझ पाता है। तो हम चलते हैं VS पे। इस बार हम कोई लेंदी एग्जाम्पल नहीं करने वाले। multimedia.html हम पहले कर चुके थे, इसे ही हम कॉपी करेंगे और उसमें कुछ एडिट करके देखते हैं सिमेंटिक एलिमेंट को हम यूज कैसे करते हैं। तो हम एक फाइल बनाते हैं semantic.html। multimedia.html में से सारे कंटेंट को हम कॉपी करते हैं और semantic.html में पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो href यूज कर रहे थे, इमेजेस, वीडियोस और जो कंटेंट यूज कर रहे थे वो एडिट करते हैं हम। यहाँ पे हम नैवबार जैसे यूज करते हैं इसको, तो होम लिखते हैं, अबाउट लिखते हैं, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज और ये हटाते हैं। href हम वैसे ही रहने देते हैं, हमारा आईडी तो मैच करेगा तो हमारा वो काम करेगा। यहाँ पे टाइटल में हम सिमेंटिक एलिमेंट करते हैं, हेडर भी कॉपी पेस्ट करते हैं हम। आईडी हमारा ठीक है, इमेजेस, यहाँ पे हमें होम लिखना होगा। यहाँ पे हम p टैग लेते हैं, lorem30, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं इसको। यहाँ पे हम अबाउट करते हैं, वीडियो यहाँ से हटाते हैं हम, और यहाँ पे हम आर्टिकल टैग लिखते हैं, क्योंकि हमारा वेब पेज का मेन अबाउट सेक्शन है कि हम एक्चुअली ये वेबसाइट किस बारे में है। lorem30 h3 टैग लेते हैं हम और यहाँ पे आवर स्टोरी लिखते हैं। के नीचे में हम p टैग लेते हैं और p टैग में lorem30। यहाँ पे हमने आर्टिकल यूज कर लिया
तो हम कोई भी कंटेंट डालते हैं या मेनली किसी भी चीज के बारे में लिखते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, तो हम आर्टिकल टैग को यूज करते हैं जो कि सिमेंटिक एलिमेंट होता है। उसी तरीके से हमने होम अबाउट के बाद क्या लिया था, कॉन्टैक्ट, तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेते हैं, ऑडियो टैग हटाते हैं, ये आर्टिकल लिया हमने, H3 टैग लेते हैं, यहाँ पे हम आर्टिकल टैग लेते हैं, H3 टैग लेते हैं, कॉन्टैक्ट 3 टैग लेते हैं, ईमेल, हमें अगर लिंक देना होता तो हम लिंक कैसे देते थे, तो A टैग लेते हैं, क्लोज किया, और हमें जो कंटेंट दिखाना है वेब पेज पे वो हम कहाँ लिखते थे, A टैग के बीच में, info@example.com, और हमें जो लिंक देना होता था वो हम कहाँ देते थे, A टैग के अंदर में href लिख के, mail to ranksteam@gmail.com। सेम है, इसी तरीके से हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और हम अपने href में इस तरीके से कुछ डाल रहे होंगे। यहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं, और एड्रेस में हमें A टैग की कोई जरूरत नहीं है, तो हम A टैग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा होम अबाउट कॉन्टैक्ट हो चुका है, अभी सिर्फ सर्विसेज बाकी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिमूव किया, H2 टैग लेते हैं, सर्विसेज लिए, आर्टिकल लिया हमने, और यहाँ पे हम P टैग लेते हैं और lorem 30 करते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो हमारा सेक्शन जो भी था आर्टिकल का हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमारे पास होम अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज ये सारी चीजें थी, और हम नीचे की चीजों को हटा देते हैं। हमारा फुटर सेक्शन रहेगा इसमें, ये हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स में आता है। अब हम असाइड टैग यूज करते हैं। असाइड टैग आप देख सकते हो क्यों यूज करते हैं हम, द असाइड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ सेक्शन ऑफ अ पेज that consists of content that is tangentially related to the content around the aside element and which could be considered separate from that content. Such sections are often represented as sidebar in printed typography. मेनली अगर किसी को एड रन करना है अपने वेबसाइट पे, या कुछ ऐसी चीजें जो कंटेंट से हटके या फिर यूजर को पार्शियली दिखना चाहिए, तो हम असाइड में वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम H2 टैग लेते हैं, और H2 टैग में हम असाइड कंटेंट टाइप करेंगे, और यहाँ पे हम डिटेल्स लिखते हैं, और डिटेल्स में हमारा समरी लिखना होगा। अभी आप देखो कि ये कैसे यूज करते हैं हम, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने lorem 7 किया, और यहाँ पे इसके नीचे में हम P टैग लेते हैं, P टैग में हम lorem 4 करते हैं, डन। यहाँ पे अब हम चलते हैं अपने लाइव सर्वर पे कि हमें रिफ्लेक्ट करके कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा होम अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज इस तरीके से आया है, हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, सर्विसेज, असाइड कंटेंट, और जो हमने डिटेल्स और समरी डाला वो देखो हमारे पास कैसे आ रहा है। तो इस तरीके से आप डिटेल्स और समरी डाल सकते हो। यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, और हम यहाँ पे समरी को हटा देते हैं, ओके। फिर भी देखो हमें ये इस तरीके से आ रहा है। तो हमारे समरी का कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स अ गुड प्रैक्टिस, सो यू शुड टू यूज दिस। और हमने जो यहाँ पे ये टैग्स यूज किए थे फुटर सेक्शन में, वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और हमने जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा HTML एंटिटीज वगैरह लिख के रखा था, उसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे होम क्लिक करते हैं तो हमें होम पे ये रिडायरेक्ट कर रहा है, अबाउट से रिडायरेक्ट कर रहा है, कॉन्टैक्ट रिडायरेक्ट किया इसने, सर्विसेज रिडायरेक्ट किया इसने। तो यहाँ पे हमारा सिमेंटिक एलिमेंट का टॉपिक क्लियर होता है। तो हम सिमेंटिक एलिमेंट देख चुके थे, अब हम देखने वाले हैं नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। नॉन सिमेंटिक एलिमेंट एक्चुअली में होता क्या है वो हम देखते हैं। तो हम अपने ब्राउजर पे नॉन सिमेंटिक एलिमेंट सर्च करते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स आर HTML टैग्स दैट डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग। और हमने सिमेंटिक एलिमेंट्स में देखा था कि वो और हम सिमेंटिक एलिमेंट्स में देख चुके थे कि वैसे टैग्स जिनके मीनिंग हो, जिनका मीनिंग स्पेसिफिकेशन हो। तो हम इमेजेस में देखते हैं कि हमें क्या शो होके आ रहा है, नॉन सिमेंटिक टैग्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉन सिमेंटिक HTML टैग्स हमारे पास कौन कौन से, सिर्फ 2 टैग्स है, div और span। तो div, span और एक्चुअली में होता क्या है वो हम देखते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारा semantic.html फाइल था, इसमें ही हम ऊपर में कहीं div और span यूज करके देखते हैं उसे क्या कर सकते हैं हम। एक्चुअली div और span हम क्यों यूज करते हैं, उसको सब डिवाइड करने के लिए, उसको मेनली डिजाइन करने के लिए, अपना CSS देने के लिए हम div और span का यूज करते हैं। तो CSS तो हम इसके बाद करने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई एग्जाम्पल देखना हो div का तो कैसे करते हो, तो हमने टैग ओपन किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो
The div element has no special meaning at all. It represents its children. It can be used with the class, length, and title attributes to mark up semantics common to a group of consecutive elements. अब ये जो भी चीज हम कर रहे हैं, nav bar, header, section, ये अगर हम div tag में डालें तो इसका एक सेंस बनता है और div tag में हम कुछ भी टाइप करते हैं, लाइक हमने खुशी टाइप किया और एक स्पैन लेते हैं, स्पैन में हम टाइप करते हैं कुछ और इसके वापस से नीचे एक स्पैन लेते हैं। अभी हम देखते हैं अपने ब्राउजर पे हमें क्या रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमें खुशी लिखा आ रहा है वो पूरा ये सेम लाइन पूरा का पूरा ले रहा है और उसके बाद जब हम कोई div लेते हैं तो उसका नेक्स्ट लाइन जो होता है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। तो ये div खुशी लिखने के बाद अगर हम इसको कमेंट आउट कर दे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये खुशी प्रिंट हुआ और उसके बाद जो नीचे लाइन आया है वहां पे सिमेंटिक एलिमेंट्स प्रिंट हुआ है हमारा। लेकिन अगर वही हम यहाँ पे स्पैन अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट लाइन में राम प्रिंट हुआ और ये हमने स्पैन में लिया था इसलिए सेकेंड वर्ड जो है वो भी स्पैन में सीता आया। तो ये सेम लाइन में आ रहा है, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं गया। अगर हम यहाँ पे स्पैन की जगह पे div यूज करते तो देखो कैसे आएगा। यहाँ पे हमने div लिया और यहाँ पे भी हम div ले रहे हैं तो ये देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया क्योंकि ये डिवीजन को हमेशा नया ही टैग चाहिए होता है। स्पैन में अगर यहाँ पे लाइन तभी यहाँ पे कर्सर आता जब अगर हम div लिए होते। राम के साथ ही सेम लाइन में प्रिंट तभी होता जब हम नीचे स्पैन लिए होते। अगर स्पैन के बाद अगर div लिया तो वापस ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। और अगर हमने पहले स्पैन लिया है और यहाँ पे वापस से एक स्पैन लेते हैं और इसके नीचे में एक div लेते हैं तो देखो कैसे प्रिंट होके आ रहा है। ये हमने राम राम लिया स्पैन में तो ये प्रिंट हुआ और जैसे हमने div लिया ये नीचे प्रिंट हो गया। तो स्पैन और div का सीन इतना ही है। स्पैन और div में हम मेनली इसलिए यूज करते हैं ताकि अपना स्टाइलिंग होता है जो CSS होता है वो बहुत कन्वीनियंटली ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हमें एक ही लाइन में सारे कंटेंट चाहिए तो हम स्पैन में डाल के उसको स्टाइलिंग कर सकते हैं और अगर हमें सेक्शन वाइज हर डिवीजन में अलग अलग कंटेंट चाहिए, लाइक अगर हमेशा हमें नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट चीजें दिखनी चाहिए तो फिर हम div लेते हैं। CSS के बाद हम करेंगे फिर हमें अच्छे से div और स्पैन का डिफरेंस समझ में आएगा। अब तो यहाँ पे हमारा सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक का टॉपिक खत्म होता है जिसमें हमने div, स्पैन और बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स को देखे। It's the motion, following the light that sets me free. तो हम HTML के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। Now we will see the features of HTML5 and after this we are going to create projects in HTML and then we will start with our CSS which helps to make a attractive, beautiful and interactive user interface. Now we will start with the HTML5 features. तो यहाँ पे आप HTML5 फीचर्स को देख सकते हो। सिमेंटिक एलिमेंट्स, हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स में कुछ एडिशनल HTML5 में ऐड किए गए जैसे कि आर्टिकल, फुटर, वैसे कुछ सिमेंटिक एलिमेंट जो हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं जैसे कि हमने ऑडियो और वीडियो का टैग देखा था, कैनवास, SVG which stands for Scalable Vector Graphics, लोकल स्टोरेज। सो अभी हम SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में जानेंगे। पहले हम समझते हैं SVG होता क्या है। SVG stands for Scalable Vector Graphics. SVG is used to define vector-based graphics for the web. SVG defines graphics in XML format. Each element and attribute in SVG files can be animated. SVG is a W3C recommendation. SVG integrates with other standards such as CSS, DOM, XSL and JavaScript. तो सबसे पहले हम ये देख चुके हैं कि SVG का फुल फॉर्म क्या होता है और ये हम क्यों यूज करते हैं। तो इसे हम वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं और ये हमारा XML फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं SVG होता क्या है। सो हियर वी कैन सी दैट SVG stands for Scalable Vector Graphics and its standard format for describing two-dimensional image on the internet. SVG are written in XML and a markup language that stores and transfer digital information. The XML code in an SVG file specifies the shapes, colors and text that make up the image. So mainly हम कोई अगर image add on करते हैं अपने वेबसाइट पे तो उसके पिक्सल्स क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आता है। लाइक हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में यहाँ पे हमने इमेजेस ऐड किया था तो इसका पिक्सल क्वालिटी जो होगा और जो हम SVG में 2D पिक्चर क्रिएट करते हैं उसका जो पिक्सल
क्वालिटी होगा वो बहुत डिफरेंस होता है। SVG पिक्सल्स क्वालिटी इज बेटर देन दिस वन। सो हम उसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज देखते हैं कि ये क्यों यूज करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पिक्सल्स क्वालिटी हमारे अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांटेज ऑफ यूजिंग SVG ओवर other image formats like JPG and GIF are SVG images can be created and edited with any text editor. SVG images can be searched, indexed, scripted and compressed. SVG images are scalable. It can be printed with high quality at any resolution and it is zoomable. Graphics do not lose any quality if they are zoomed or resized. जहाँ पे हमने पिक्सल्स की बात की है। एंड इट इज एन ओपन स्टैंडर्ड, इट्स फाइल्स आर प्योर XML लाइक अ डॉक्यूमेंट्री टाइप। तो ये वर्क कैसे करता है वो देखते हैं हम। SVG has elements and attributes for rectangles, circles, ellipse, lines, polygons, curves and more. It also support filter and blur effects, gradients, rotations, animation and interactivity with JavaScript and more. ये चीजों को हम जब CSS और JavaScript करेंगे तो हम देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम कैसे रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स लाइक कैसे शेप बनाते वो देखने वाले हैं। A simple SVG document consists of the SVG root element and several basic shape elements that will build a graphic together. तो हम कौन-कौन से shapes को create कर सकते हैं वो देखते हैं। SVG has some predefined shape elements that can be used by developers. Rectangle by this tag, circle, ellipse, line, polygon, polyline, path. Now we will do on practice. तो अब हम अपने VS कोड पे चलते हैं और वहां पे इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हम एक्चुअली SVG को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम फाइल बनाते हैं svg.html के नाम से, एक्सक्लेमेशन फॉर्मेट एब्रिविएशन। तो हमें HTML5 फीचर्स SVG यूज करने के लिए सबसे पहले हमें SVG टैग लेना होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि HTML में जो भी टैग हम ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करना होता है। तो हम यहाँ पे SVG टैग ले चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट सेट करना होगा। ये हम CSS में जानेंगे एक्चुअली में ये विड्थ हाइट सेट क्यों करते हैं। बस अभी इतना आप समझ के चलो कि ये विड्थ और हाइट अपने कंटेंट के लिए सेट करते हैं हम। अगर इसके आगे हम देखेंगे कि ये विड्थ और हाइट अगर हमारा छोटा हो बड़ा हो तो क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे मान के चलो विड्थ हम 1000 सेट करते हैं और हाइट को 500 एंटर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से शेप्स हम बना सकते थे, जैसे कि हम पिछले डॉक्यूमेंट में देख चुके हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल बनाने के लिए हमारे पास टैग है RECT और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है तो हमें स्लैश देना है और राइट एरो देना है। ओके, इसके बाद क्या करना है हमें कि मान के चलो कि हमें x एक्सिस और y एक्सिस देना होगा। मेनली ये वर्क कैसे करता है आपको मैं शो करती हूँ। इसको पहले हम लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं और हम जितने भी शेप्स लेंगे ऑलमोस्ट सारे में हमें विड्थ और हाइट सेट करना पड़ेगा कि हमें वो शेप किस विड्थ का चाहिए और किस हाइट का चाहिए। तो मानो यहाँ पे हम विड्थ लिखते हैं 150 और हाइट लिखते हैं 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी हमारा रेक्टेंगल बन गया है जिसका विड्थ 150 है और हाइट 100 है। ओके, यहाँ पे आ चुका है हमारे रेक्टेंगल का। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं अपना x एक्सिस और y एक्सिस देते हैं ताकि हमारा जो शेप है वो हमें कौन से पॉइंट पे चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, x हम 120 देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं x एक्सिस पे हमारा 120 पे मूव कर चुका है। अब हम अगर y एक्सिस देते हैं और y में हम 50 देते हैं तो अब आप देख सकते हो ये y एक्सिस पे 50 मूव कर चुका है। तो x एक्सिस और y एक्सिस क्यों देते हैं अब आप जान चुके हो। विड्थ और हाइट हम क्यों यूज करते हैं ताकि हमारे शेप का विड्थ और हाइट क्या हो, इसलिए यूज करते हैं हम। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर मान लो ये अभी ब्लैक कलर का है, हमें किसी और कलर का चाहिए। बाय डिफॉल्ट हमें ब्लैक कलर ही शायद आए तो हम कलर फिल करने के लिए फिल यूज करते हैं। अब मान लो यहाँ पे हम ब्लू यूज करते हैं तो यहाँ पे अब हमारा रेक्टेंगल ब्लू कलर का हो चुका है। उसी तरीके से अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमारा कोई भी बॉर्डर नहीं है तो उसके लिए अगर हमें बॉर्डर देना हो तो हमें क्या टाइप करना होता है, स्ट्रोक। स्ट्रोक से आप बॉर्डर के कलर को दे सकते हो। यहाँ पे अभी कोई बॉर्डर दिख नहीं रहा तो हम बॉर्डर अपना ब्लैक कलर का लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत थिन सा लाइन आया है बॉर्डर पे और हमें वो डार्क करना है
लाइक उसका जो बॉर्डर विड्थ है वो हमें चेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमें बॉर्डर कलर चाहिए था तो हमने स्ट्रोक यूज किया, तो विड्थ चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो स्ट्रोक विड्थ करेंगे। और स्ट्रोक विड्थ का आप कैसे यूज कर सकते हो, लाइक अभी हम 2 यूज करते हैं तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है, मानो यहाँ पे हम 4 यूज करते हैं। नाउ इट्स विजिबल नो। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं एक्स क्यू यूज करते हैं, वाई क्यू यूज करते हैं ताकि हमारा एक्सिस मूवमेंट हो सके, विड्थ क्यू यूज करते हैं, हाइट क्यू यूज करते हैं, फिल हमें कलर के लिए यूज करना होता है, स्ट्रोक हमें बॉर्डर के लिए यूज करना होता है, स्ट्रोक विड्थ हमें बॉर्डर का कितना विड्थ चाहिए इसलिए यूज करते हैं। सेम एज हम अब सर्कल बना के देखते हैं। तो अभी जैसे हमने बात किया कि जो भी हम रेक्टेंगल शेप बनाते हैं या किसी भी तरीके का शेप बनाते हैं उसके लिए हमारे पास ओपन टैग और क्लोज टैग नहीं होता है, हम सिंपली शिफ्ट एरो टाइप करते हैं, उसके बाद सर्कल लिखेंगे और स्लैश दिया था हमने राइट एरो। तो हम ऊपर वाले रेक्टेंगल के लिए क्या कर रहे थे, हमने एक्स एक्सिस दिया था, वाई एक्सिस दिया था, विड्थ दिया था, हाइट दिया था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना एक्सिस देना होगा। इसमें विड्थ और हाइट इसलिए हम दे रहे थे क्योंकि रेक्टेंगल में हमारे पास विड्थ और हाइट होता है, सर्कल में हमारे पास क्या होता है, सर्कल में हमारे पास रेडियस होता है। तो हम विड्थ और हाइट ना दे करके सर्कल में रेडियस दे रहे होंगे। और यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से हमने दिया था, यहाँ पे सी एक्स और सी वाई होता है। आप ऐसे कह सकते हो कि सर्कल एक्सिस फॉर एक्स एंड सर्कल एक्सिस फॉर वाई। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, और यहाँ पे आर क्या है, आर हमारा रेडियस है और हम आर यहाँ पे 105 टाइप करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा रेडियस 105 है और हमारा सर्कल कहाँ पे आया है, पार्शियल आया है, क्योंकि हमने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं दिया है। तो यहाँ से ये रेडियस ये काउंट कर रहा है, ये रेडियस हमारे यहाँ सेंटर से यहाँ तक का 105 है, इसलिए ये सर्कल हमारे यहाँ पे आया है। तब आप समझ सकते हो कि हमें एक्सिस देना क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारा पिक्चर सही जगह पे विजुअलाइज हो। तो अब यहाँ पे हम cx देंगे ताकि हमारा x एक्सिस चेंज हो सके। ओके, तो हम यहाँ पे x एक्सिस अपना क्या देते हैं, मान के चलो 450 देते हैं। देखो अब हमारा ये x एक्सिस पे 450 मूव कर चुका है, लेकिन ये y एक्सिस पे नहीं आया क्योंकि हमने सिर्फ अभी x एक्सिस दिया। अगर हम y एक्सिस देंगे फिर ये जो हमारा शेप है वो थोड़ा डाउन आएगा। तो डिपेंड करता है कि आप cy कितना दोगे। अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे cy 50 देती हूँ तो ये शायद से कंप्लीट नीचे ना आए, यहाँ पे देखो पार्शियल आया, इसलिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख के समझ के विजुअलाइज करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम सी वाई अपना 110 देते हैं, ओके, तो देखो अब हमारा ये पूरा सर्कल दिख रहा है, राइट। और हमने देखा था रेक्टेंगल में कलर को चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम फिल यूज करेंगे और यहाँ पे हम लाइट ब्लू टाइप कर रहे होंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा लाइट ब्लू कलर आ चुका है। और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, स्ट्रोक यूज कर रहे थे और स्ट्रोक विड्थ यूज कर रहे थे ताकि हमारा बॉर्डर आ सके, और स्ट्रोक विड्थ ताकि हमारा विड्थ आ सके। तो यहाँ पे हम स्ट्रोक यूज करते हैं ब्लैक और स्ट्रोक विड्थ यूज करते हैं 2। सो अब यहाँ पे हम अपना बॉर्डर देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और क्या आप कर सकते हो कि अपने शेप के अंदर हम इमेज भी इंसर्ट करा सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मान के चलो हम इमेज लिखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं HTML में इमेज के लिए हम img यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इमेज यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे भी इसका क्लोजिंग टैग नहीं है तो स्लैश और राइट एरो। अब मान के चलो कि आपको मालूम है कि हम इमेज के लिए href या src यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास hacker.jpg एक इमेज है, तो मैंने यहाँ पे ये फोटो लाया। अभी मान लो कि ये फोटो अगर आपको रेक्टेंगल में चाहिए या सर्कल में चाहिए तो आप इसको मूव करा सकते हो ना एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो हम ये फोटो को मूव करा के अपने सर्कल के अंदर में लाएंगे। ओके, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम अपने इमेज का विड्थ और हाइट सेट करते हैं। ये विड्थ हाइट क्यों हम यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं वो हम सारे कुछ को डिटेल में अच्छे से CSS में पढ़ने वाले, उस चीज के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले हम विड्थ सेट करते हैं अपने फोटो के लिए। ये देख सकते हो जैसे हमने विड्थ लिखा वैसे ये फोटो गायब हो गया, क्योंकि अभी हमारा ब्राउजर समझ पा रहा है कि हम विड्थ या हाइट सेट करना चाहते हैं अपने इमेज का। तो मान के चलो विड्थ हम 150 यूज करते हैं। अब देख सकते हो कि हमारा इमेज डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, और हाइट हम
200 यूज करते हैं। ओके, हमारा हाइट अब 200 यहाँ पे डाउन आ चुका है। तो इसी तरीके से अपने इमेज को मूव कराने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स लिखते हैं और इसको 375 एक्सिस पे हम मूव करेंगे। ये देख सकते हो हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे आके गया है। ये आप हिट ट्रायल अगर करते हो तो आपका इमेज कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट होगा, उस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लाइक जैसे सर्कल हमने CX 450 पे लिया था, तो अगर आप मान के चलो अगर आप 450 लिखते हो यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ओके 450 आपका कहाँ तक आ रहा है, राइट। तो ये देख सकते हो कि इसका एकदम से सेंटर पे आके ये फोटो प्लेस हुआ है। तो उस तरीके से ये हम अपना यहाँ पे अज्यूम करके, और नॉट अज्यूमिंग, आप स्केल मार्जिन से भी देख सकते हो। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिधर आप मार्जिन देके या फिर आप इंस्पेक्ट करके मूव कर सकते हो। लाइक इसको हम इंस्पेक्ट पे जाके और उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा मूव करके भी देख सकते हैं कि कितने सही जगह पे इसका क्या एक्स एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पे हम इमेज का एक्स एक्सिस क्या ले रहे थे, 375। ओके, और हमारा बाई एक्सिस 10 लेते हैं। हमें बस थोड़ा सा ही डाउन चाहिए, जस्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज प्लेस करने के लिए क्या किया हमने, एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, ताकि हमारा इमेज मूव हो सके। हमने अपने इमेज का विड्थ और हाइट सेट किया, सोर्स दिया, HREF दिया कि हमारे इमेज का यहाँ पे पाथ दिया जा सके, राइट। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी इमेज डाला है वैसे आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट टाइप करते हैं और ये ओपन और क्लोज टैग दोनों के साथ में आता है, ये सिंगल टैग नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ओपन टैग और क्लोज टैग आ चुका है। अब यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, तो यहाँ पे हमें भी मूव कराना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमें टाइप करवाना है वो हम टाइप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ तो यहाँ पे ऐसे आपका आर्मी का वाई दिख रहा है। अगर आप जूम करके देखोगे, लाइक देखो, देख सकते हो आप यहाँ पे हमारा वाई आ रहा है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसको मूव कराना होगा, राइट। तब हमारा फॉन्ट जहाँ पे हम शिफ्ट कराना चाहते हैं वहां पे शिफ्ट होएगा, राइट। तो यहाँ पे हम अपने एक्स एक्सिस को क्या वैल्यू देना चाहते हैं, मान लो आप 400। ओके, यहाँ पे हमारा y मूव कर चुका है x एक्सिस पे। इसी तरीके से जब हम अपने y एक्सिस पे मूव कराएंगे तो ये फॉन्ट हमें डिस्प्ले होने लगेगा, राइट। तो इसको हम मान के चलते हैं 180 लेंगे। देख सकते हो हमारा फॉन्ट कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक चीज हम और क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे आप इस फॉन्ट का फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। ये भी हमारे CSS में ही आता है, तो आप बस अभी के लिए ये देख लो कि ये इस तरीके से होता है, बाद में हम डिटेल में जानेंगे। तो फॉन्ट साइज का मेजरमेंट वैसे तो पिक्सल्स में हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कैजुअली हम 50 लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फॉन्ट का साइज कितना बड़ा हो गया। तो हमें इतना बड़ा इमेज नहीं चाहिए, हमें 5 भी नहीं चाहिए, सो 18 इज ओके। और अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, सेम जैसे हमने शेप का कलर चेंज किया था। तो शेप कलर चेंज करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, फिल। अब इसको कौन से कलर में चेंज कर सकते हैं, मान लो कि हम इसको रेड में चेंज करते हैं। देख सकते हो अब इसका कलर चेंज हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि हमारा हैकर का स्टाइलिंग अलग हो और आर्मी का स्टाइलिंग अलग हो। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्मी को हम अपने टी स्पैन में लेते हैं। टी स्पैन का भी हमारे पास ओपन टैग है और क्लोज टैग। तो हम टी स्पैन को कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं हम, अभी भी तो हमारा सिमिलर ही आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, और हम स्पैन डिव पहले पढ़ चुके थे कि स्पैन और डिफ क्यों यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ये टी स्पैन, ताकि हमारा ये दूसरे लाइन में शिफ्ट ना हो, ये हमारा टेक्स्ट। तो हम इस तरीके से यहाँ पे फिल लिख सकते हैं और फिल में हम ग्रीन लिखते हैं। तो हमारा ये देखो आप कलर चेंज हो चुका है। और अगर आपको स्ट्रोक चाहिए, स्ट्रोक क्यों यूज कर रहे थे हम, स्ट्रोक हम बॉर्डर देने के लिए यूज कर रहे थे। तो स्ट्रोक मान के चलो हम ब्लैक कर देते हैं। ये विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा फॉन्ट साइज बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फिल की जगह पे नन करते हैं और यहाँ पे स्ट्रोक की जगह पे ग्रीन करते हैं। मे बी नाउ इट इज विजिबल, आपको जूम करके दिखाती हूँ मैं। ये देख सकते हो आप, हमारे फिल में ये कलर में कुछ नहीं आया क्योंकि हमने नन यूज किया था।
और हमारे स्ट्रोक में ग्रीन यूज करने की वजह से हमारा बॉर्डर जो है वो ग्रीन कलर में आया है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट भी देख लिया कि टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, और अगर इमेज चाहते हैं तो इमेज को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, राइट। उसके बाद हम पॉलीगन देखते हैं। पॉलीगन भी हमारा एक सिंगल टैग है, इसके पास कोई भी इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, ओके। और पॉलीगन हम कैसे देखेंगे, तो इसमें हमारा एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, हम फिल यूज कर सकते हैं अपने कलर को डिफाइन करने के लिए, और यहाँ पे पॉइंट्स पे हम पॉलीगन को मूव कराते हैं, लाइक हमें किस साइड मूव कराना है, कैसे मूव कराना है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सिस देते हैं ताकि ये हमें विजिबल हो सके। एक्स एक्सिस हम 120 देते हैं इसको, और वाई एक्सिस 50 देंगे। और अब यहाँ पे हम अपने पॉइंट्स को टाइप करना शुरू करते हैं, और इससे पहले हम अपने कलर को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे हम कलर लाइन यूज करते हैं, और अब हम अपने पॉइंट्स को देना स्टार्ट करते हैं। लाइक सबसे पहले हम 50 देते हैं, अभी देखो हमारा कुछ भी विजिबल नहीं है, राइट। उसके बाद हम 10 देते हैं, इसके बाद हम 0 टाइप करते हैं, और 190, 100, 190। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक पॉलीगन बनकर यहाँ पे आया है। अब देखो अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स मूव करते हैं तो ये कैसे बन के आ रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक्सिस पे वो पॉइंट्स उसको मिलते हुए रहना चाहिए तो ही ये डिस्प्ले करेगा। तो हमारा ये पॉलीगन इन पॉइंट्स से बन के आ चुका है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं एलिप्स का। तो एलिप्स में भी हमारे पास क्लोजिंग टैग नहीं है, इसके लिए भी हम स्लैश और राइट एरो टाइप करेंगे। और इसके बाद एलिप्स में हम क्या लिखते हैं, एलिप्स भी एक ऐसे आप समझ सकते हो कि ओवल जैसे शेप होता है, राइट। तो यहाँ पे भी हम cx और cy दे रहे होंगे, और यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो rx और ry एक्सिस होता है। लाइक जैसे हमने अभी तक x एक्सिस पर मूव कराया, y एक्सिस पर मूव कराया है, तो मूवमेंट के लिए हमें यहाँ पे rx और ry यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अपना rx और ry लिखते हैं, और rx हम 220 और ry 30 देख सकते हो आप। हमें यहाँ पे एक एलिप्स बन के आ रहा है, और इसका कलर चेंज करते हैं। कलर हम येलो लेते हैं, चेंज हो चुका है हमारा कलर। अब इसको अपने एक्सिस पे मूव कराते हैं। तो हमें क्या लिखना होगा, cx लिखना होगा, क्योंकि ये एक तरीके से सर्कल फॉर्म में ही है, और इसका cx मूवमेंट क्या होगा 300, और उसके बाद हम cy मूवमेंट कराएंगे, इसका वो भी 300 होगा हमारा। देख सकते हो अब हमारा यहाँ पे आ चुका है एलिप्स। यहाँ पे हमने क्या क्या दिया है, cx दिया है, cy दिया है, rx दिया है, ry दिया है, और कलर के लिए फिल दिया है, राइट। अब आप इससे क्या कर सकते हो, डिजाइन बना सकते हो, या ऐसे कोई शेप्स बना सकते हो जो आपके वेबसाइट के लिए ब्यूटीफुल दिखे। तो वो जरूरी नहीं कि अगर मुझे अभी SVG या कैनवास या कुछ भी यूज करने आता है तो मैं अट्रैक्टिव भी बना सकती हूँ। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्यूरियोसिटी है, आपको क्या करना पसंद है, आप डिजाइनर हो या आप डेवलपर हो। तो अभी आप डिजाइन पे मत जाना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि ये करते कैसे हैं। तो मानो कि हमने एक सेकेंड एलिप्स लिया, और ये इस पे ओवरलैप हो चुका है, क्योंकि हमारा cx एक्सिस और cy एक्सिस, rx और ry ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमने ऊपर लिखा था। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको हम 280 लिखते हैं और इसको 260 करते हैं। अभी ये चेंज हुआ, और यहाँ पे rx हम क्या करेंगे, 190 करेंगे। अब आप देखना डिफरेंस की क्या डिफरेंस आता है। ओके, डिफरेंस दिखने से पहले हमें कलर चेंज करना होगा, क्योंकि फिर वो दिखेगा नहीं, राइट। अब देख सकते हो यहाँ पे हमें रेड कलर का दिख रहा है, और यहाँ पे rx हम 190 लिखेंगे। तो आप देख सकते हो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे एलिप्स में। और यहाँ पे ry हम 20 करते हैं, तो देखो हमारा ये इसका जो y एक्सिस का रेडियस था वो 20 हो गया। तो आप डिफरेंस समझो, cx एक्सिस क्या है और rx में डिफरेंस क्या है, cy और ry में डिफरेंस क्या है। अगर हम cy चेंज करते हैं तो ये हमारा एलिप्स का पोजीशन चेंज होगा, और अगर हम rx या ry चेंज करते हैं तो हमारे एलिप्स का रेडियस चेंज होगा। R is stand for radius, ओके। इसको भी हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम 280 की जगह पे इसको 270 करेंगे, और cy इसको 225 करते हैं। देख सकते हो हमारा थर्ड एलिप्स बन के आ गया है, और इसको कलर चेंज करते हैं हम ग्रीन में। फिर ry को क्या करते हैं, ry को हम 15 करते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा वो ओवरलैप हो रहा है। देख सकते हो आप, ये बिल्कुल से गायब हो गया क्योंकि हमने y एक्सिस इसका 0 कर दिया है। यहाँ पे एक डॉट, तो ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसका जो y एक्सिस का रेडियस है वहां पे 15 देते हैं। अब आप देख सकते हो ये हमारा
आ रहा है। आप देख सकते हो एक ये वेल या शैडो जैसे आप क्रिएट करना चाहो तो अगर कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत सही होगा ना तो ये आप शैडो इफेक्ट इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि हम एसवीजी कहाँ कहाँ पे शेप्स के लिए, शैडो के लिए, इसके बाद हम जब सीएसएस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से और भी यूजर्स समझ में आएगा कि हम एसवीजी को यूज क्यों करते हैं, राइट। अभी तो आप समझ सकते हो कि शेप्स क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। शेप्स तो हम सीएसएस से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा एक नया फीचर ऐड हुआ था HTML5 फीचर्स में, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप मानो कि हम एक और एग्जांपल देखते हैं एलिप्स का, और यहाँ पे हम क्या करते हैं 310 करते हैं, ओके, और वाई एक्सिस इसका 420 करते हैं और आर एक्सिस का 220 करते हैं, आर वाई 30 करते हैं और इसको हम लाइट ब्लू करते हैं और यहाँ पे हम वापस एक एलिप्स लेते हैं और इसका एक्स एक्सिस हम 290 करेंगे, सी वाई इसका 420 करते हैं क्योंकि हमें सेम एक्सिस पे चाहिए, वाई एक्सिस हमें सेम चाहिए, आर एक्स हमें 190 चाहिए, राइट है, और आर वाई हमें 20 चाहिए। और इसका जो कलर है वो आप देख सकते हो कि हमने किस तरीके से ये यहाँ पे एलिप्स को यूज किया है। तो यहाँ पे अब हमें ऐसे होल जैसे लग रहा है, तो आप इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छी अच्छी चीजों को क्रिएट कर सकते हो। तो इसी तरीके से अगर आप इस पॉलीगन के अंदर कुछ इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। किसी भी शेप के अंदर अगर आप कुछ इंसर्ट कराना चाहते हो, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, या कोई शेप के अंदर में कोई डिफरेंट शेप हो, पॉलीगन हो, एलिप्स हो, आप किसी तरीके से भी शिफ्ट करा सकते हो, राइट। तो हमारा यहाँ पे एसवीजी कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारा HTML होने के बाद हम CSS शुरू करने वाले हैं, तो CSS के भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे हम। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। और यहाँ पे हम जो भी फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं या जो भी हमारे पास मल्टीमीडियाज है वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं लिंक दे दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आने वाले वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।